गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सभी का उत्कर्ष ऐप के इस लाइव क्लासेज में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। सभी विद्यार्थियों को गुड आफ्टरनून। आज मैं महेंद्र चौधरी उत्कर्ष ऐप पर इस राजस्थान की हिस्ट्री के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सभी विद्यार्थियों को गुड आफ्टरनून। राजस्थान के इतिहास के ऊपर आज अपन विस्तार से व्याख्या, विस्तार से इस इतिहास का डीएनए टेस्ट करेंगे। आज का जो अपना पहला दिन नए सिरे से बिल्कुल नई शुरुआत, अपन शुरुआत करते हैं राजस्थान का इतिहास। देखिएगा सभी विद्यार्थियों का उत्कर्ष ऐप पर मैं फिर से आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो अपना यूनिट रहने वाला है, आज का जो अपना विषय रहने वाला है, उस विषय का नाम है राजस्थान का इतिहास। राजस्थान का इतिहास जहां से हर प्रतियोगी परीक्षाओं में निश्चित रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी प्रश्नों का अपन सहजता पूर्वक आसानी से उत्तर दे सकें, इसलिए इस विषय का अपन विस्तार से बड़ी गहनता से अध्ययन करते हैं। सभी विद्यार्थियों को गुड आफ्टरनून। अब शुरुआत करते हैं अपन राजस्थान के इतिहास विषय की। तो सबसे पहले किसी भी विषय की शुरुआत करें उससे पहले उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मोटी मोटी बातें अपने जहन और दिमाग में होनी चाहिए। देखिएगा राजस्थान इतिहास, चाहे इतिहास कोई सा ही हो, पहले अपन सभी विद्यार्थियों को इतिहास शब्द की परिभाषा पता होना चाहिए कि इतिहास होता क्या है। इतिहास शब्द जो है उसकी परिभाषा क्या होती है। देखिएगा इतिहास जो है, ये इतिहास शब्द जो होता है, इतिहास को अपन इंग्लिश में लिख सकते हैं हिस्ट्री। इतिहास को बताओ इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं? हिस्ट्री लिख सकते हैं। और इतिहास या हिस्ट्री जो एक ग्रीक भाषा का शब्द, बताओ कौन से भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा के शब्द हिस्ट्री से बना है। इस इतिहास शब्द का निर्माण ग्रीक भाषा के शब्द हिस्ट्री से बना है। ग्रीक भाषा के शब्द हिस्ट्री से इसका निर्माण हुआ है। यह हिस्ट्री जो शब्द है, इस हिस्ट्री शब्द से ही धीरे धीरे अपभ्रंश होकर के जो शब्द बनता है उसका नाम है हिस्ट्री। देखिएगा हिस्ट्री जिसकी उत्पत्ति हिस्ट्री शब्द से हुई है, ये हिस्ट्री जो शब्द है, ये हिस्ट्री शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है। और इस हिस्ट्री शब्द का जो अर्थ होता है, हिस्ट्री शब्द का अर्थ होता है बुनना। बताइए हिस्ट्री शब्द का जो अर्थ होता है, वो हिस्ट्री शब्द का अर्थ क्या होता है? वो हिस्ट्री शब्द का जो अर्थ होता है बुनना होता है। ये ध्यान रखिए। अब अगर आप आरएस मेंस के पेपर में बैठे हैं या कहीं पर बैठे हैं, अगर आपसे इतिहास की विस्तृत परिभाषा पूछी जाए तो आपकी परिभाषा क्या होगी? हिस्ट्री शब्द का निर्माण ग्रीक भाषा के हिस्ट्री शब्द से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बुनना। इसलिए अपन ऐसा कह सकते हैं कि जो लिखित साक्ष्य हैं, उन लिखित साक्ष्यों को व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करना ही इतिहास कहलाता है। यानी पूर्व में जो घटनाएं घटित हुई है, उन घटनाओं को व्यवस्थित ढंग से लिखना और पढ़ना ही बताइए क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। इसके बारे में अपने को साधारण परिभाषा ध्यान रखनी है। यहां से वो एक मोटा प्रश्न बना सकता है कि इतिहास या हिस्ट्री शब्द का जन्म कौन से शब्द से हुआ है? तो उसका जन्म होता है ग्रीक भाषा के हिस्ट्री शब्द से, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बुनना होता है। जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बुनना होता है। और इतिहास में यानी जो घटनाएं घट चुकी है, जिनके लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, उनको व्यवस्थित ढंग से पढ़ना ही इतिहास कहलाता है। जो पूर्व में क्या हुआ था, सांगा के काल में क्या हुआ, 550 ईस्वी में क्या हुआ, 550 ईसा पूर्व में क्या हुआ, जिस भी घटना का या जिस भी किसी भी विषय वस्तु का कोई भी लिखित साक्ष्य है और उसको अगर अपन पढ़ रहे हैं तो उसी को अपन क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। यह है इतिहास की सामान्य परिभाषा। आगे बढ़ते हैं, इतिहास विषय की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको दो शब्द आपको पता होना चाहिए। एक शब्द होता है अतीत। एक शब्द बताइए क्या होता है?
अतीत होता है और एक जो शब्द होता है वो शब्द होता है इतिहास। एक शब्द होता है अतीत और एक शब्द होता है इतिहास। अतीत का अर्थ भी होता है प्राचीन काल, इतिहास का अर्थ भी होता है प्राचीन काल। ये देखिएगा, इतिहास का अर्थ भी होता है प्राचीन काल, अतीत का अर्थ भी होता है प्राचीन काल। दोनों पास्ट टाइम है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? अतीत का अर्थ होता है ऐसा समय जिस समय का कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध ना हो, उसे तो अपन इतिहास कहते हैं। उसे तो अपन क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इतिहास कहते हैं। दूसरा, जिसका लिखित साक्ष्य उपलब्ध है उसे तो अपन इतिहास कहते हैं, और जिसका कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है उसे अपन अतीत कहते हैं। दोनों की परिभाषा आपके दिमाग में होना चाहिए। देखिएगा, अतीत जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, अपन लिख सकते हैं जिसका लिखित साक्ष्य या लिखित प्रमाण ना हो, ऐसा प्राचीन समय जिसका लिखित प्रमाण नहीं हो उसे अपन कहते हैं अतीत, और जिसका लिखित प्रमाण हो उसे अपन क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। जिसका लिखित प्रमाण हो उसको अपन क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। ये दोनों शब्दों की परिभाषा, ये छोटे छोटे शब्द है, इन्हीं से मिलकर के आगे बहुत बड़ा इतिहास अपन पढ़ेंगे। इसलिए पहले कुछ सामान्य शब्दावली जो कई विद्यार्थियों को पता होगी, जिनको नहीं पता है वो यहां से देखते रहें। तो अतीत और इतिहास के अर्थ अपन ने देखे। इसके बाद देखिएगा, इतिहास की शुरुआत कहां से होती है और अतीत की शुरुआत कहां से होती है, ये आप आसानी से पहचान जाएंगे। यानी जैसे ही कहीं पर कुछ लिखा हुआ मिल जाए वहां से इतिहास की शुरुआत होती है, और जहां कुछ लिखा हुआ नहीं है उससे पहले के जो भी घटनाक्रम रहे होंगे उन सभी को देखना, उन सभी को क्या कहा जाता है? अतीत कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। अतीत और इतिहास को जानने के बाद में इतिहास की शुरुआत कहां से होती है, तो ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए इतिहास की शुरुआत किस काल से मानी जाती है, तो जो इतिहास है इस इतिहास का आरंभ कौन सा काल माना जाता है? तो ध्यान रखना, इतिहास का आरंभ काल सभ्यता काल को माना जाता है। बताओ कौन से काल को माना जाता है? इतिहास का आरंभ काल सभ्यता काल को माना जाता है। यानी जब से सभ्यताओं की शुरुआत होती है, अपने को सभ्यताओं से लिखित प्रमाण मिलने शुरू होते हैं, तो जो सभ्यताओं का काल है उस सभ्यताओं के काल से ही अपने इतिहास का काल जो है, इतिहास का काल अपने को मिलता है। यानी सभ्यता काल को माना जाता है। यानी इतिहास का जो जन्म होता है वो आपसे पूछ ले किस काल से हुआ, तो आपका सीधा सा जवाब होगा इतिहास का जो जन्म होता है वो सभ्यता काल से इतिहास का क्या माना जाता है? जन्म माना जाता है। देखिएगा, आगे बढ़िएगा, इतिहास का जन्म हो गया, लेकिन अगर अपना जो विषय है वो अपना विषय है राजस्थान का इतिहास। बताइए, अपना जो विषय है वो अपना विषय कौन सा इतिहास है? राजस्थान का इतिहास है। तो ध्यान रखिएगा, राजस्थान के इतिहास का अगर राजस्थान के इतिहास का आपसे पूछे कि आरंभ कब हुआ या राजस्थान के इतिहास का जन्म कब हुआ, तो ध्यान रखना, राजस्थान का इतिहास जो है इसका जन्म राजपूत काल से माना जाता है। राजस्थान के इतिहास का जो जन्म माना जाता है वो बताइए कौन से काल से माना जाता है? राजस्थान इतिहास का जो जन्म है वो राजपूत काल से माना जाता है। ये भी अपने को ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए ऑल ओवर इतिहास का जन्म कहां से माना जाता है, तो अपना ध्यान रखिएगा, ऑल ओवर इतिहास का जो जन्म काल माना जाता है वो माना जाता है सभ्यता काल से, और राजस्थान इतिहास का जो जन्म माना जाता है राजपूत काल से। कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं कि ये ग्राम सेवक में है क्या, पटवार में है क्या, सेकेंड ग्रेड में है क्या? सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है। तो ध्यान रखें, अपना विषय है राजस्थान का इतिहास, वो सभी विषयों के लिए, सभी परीक्षाओं के लिए काम में है। तो ग्राम सेवक क्या है, सेकेंड ग्रेड क्या है, हम सभी विषयों के लिए
राजस्थान का इतिहास सभी परीक्षाओं के लिए जो विषय पढ़ रहे हैं उस विषय का नाम है राजस्थान का इतिहास। ध्यान रखिएगा, अब इसको अनावश्यक कमेंट बंद कर दें और अनावश्यक कमेंट बंद करके अपने विषय पे ध्यान दें, ताकि जब अपना प्रारंभिक काल ही मजबूत नहीं होगा तो जब अपन इतिहास में जब राजा महाराजाओं की लड़ाइयां पढ़ेंगे उस समय आपको पता नहीं लगेगा कि क्या हुआ था। इसलिए इतिहास को शुरुआत से समझे, शुरुआत से पेन कॉपी रजिस्टर लेकर साथ बैठे और आराम से समझते जाइए। देखिएगा, दोबारा से बता देता हूं, अगर आपसे पूछा जाए कि इतिहास का आगमन कब से होता है, तो इतिहास का जो आगमन होता है वो इतिहास का आगमन माना जाता है सभ्यता काल से। जो भी प्राचीन सभ्यताएं होती है उसी समय अपना लिखित साक्ष्य उपलब्ध होता है और उसके बारे में देखिएगा सभ्यता काल से माना जाता है। लेकिन अपना जो विषय है, अपन जिस विषय के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे वो है अपना राजस्थान का इतिहास। और राजस्थान का जो इतिहास है उसका जन्म बताओ कौन से काल से माना जाता है? राजपूत काल से माना जाता है। हालांकि कुछ जो है आंशिक इतिहास इससे पहले भी शुरू होता है, लेकिन जो वास्तविक राजस्थान का इतिहास उसका जन्म कौन से काल से माना जाता है? उसका जो जन्म माना जाता है राजपूत काल से। और राजस्थान में जो राजपूत काल माना जाता है वो 7वीं सदी के मध्य से माना जाता है। बताओ कौन से मध्य से? 7वीं सदी के मध्य से। यानी राजस्थान का जो वास्तविक इतिहास शुरू होता है वो कहां से माना जाता है? 7वीं सदी के मध्य से। हालांकि इससे पहले भी चौहानों की स्थापना हो गई थी, गुइलों की हो गई थी, लेकिन वास्तविक जो अपना इतिहास होता है वो 7वीं सदी के मध्य से माना जाता है और राजपूत काल से माना जाता है। यहां तक की रूपरेखा में आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, यानी इतिहास शुरू कहां से होता है यहां तक के बारे में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब देखना, इतिहास अपना राजस्थान का हुआ था राजपूतों के काल से, और राजपूतों का काल कौन सी सदी से कौन सी सदी तक माना जाता है? 7वीं सदी मध्य से। 7वीं सदी से मध्य से आगे की जो काल है वहां से अपने राजस्थान के इतिहास की वास्तु क्या होती है? शुरुआत होती है। अब देखना, राजस्थान का इतिहास अपन पढ़ रहे हैं, तो राजस्थान का इतिहास पढ़ने से पहले राजस्थान शब्द के बारे में भी अपने को थोड़ी बहुत पता होना चाहिए कि राजस्थान शब्द क्या है, इसका जन्म कैसे होता है वगैरह क्या होता है। उसके बाद अपन राजस्थान का विस्तृत इतिहास शुरू करेंगे। यहां तक कि जो अपन ने पहले पढ़ा वहां से आपको केवल 2 महत्वपूर्ण तथ्य याद रखने हैं। एक तो इतिहास शब्द की उत्पत्ति कौन से शब्द से होती है, और दूसरा इतिहास का जन्म कहां से माना जाता है, और राजस्थान के इतिहास का जन्म कहां से माना जाता है। ये 3 फैक्ट आपके दिमाग में होने चाहिए। उसके बाद अपन विस्तार से अपना व्यवस्थित ढंग से शुरुआत करते हैं राजस्थान के इतिहास से। राजस्थान की सभ्यताएं भी पढ़ेंगे, लेकिन राजस्थान का जो इतिहास होता है, मैं बार बार बता रहा हूं, कुछ विद्यार्थी अनावश्यक कमेंट कर रहे हैं कि सभ्यताएं, बार फिर से गौर से सुन लें। राजस्थान का जो विधिवत इतिहास शुरू होता है वो 7वीं सदी के मध्य से शुरू होता है, राजपूत काल से शुरू होता है। राजस्थान की सभ्यताएं अपन जरूर पढ़ेंगे, लेकिन अपन इतिहास को व्यवस्थित ढंग से पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि कभी कुछ घुसेड़ दिया कभी कुछ घुसेड़ दिया। इतिहास बिल्कुल ढंग से चलेगा, और जब इतिहास ढंग से चलेगा तो आपको बिल्कुल 100% अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए, राजस्थान का इतिहास अपन शुरू कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं राजस्थान शब्द का सामान्य परिचय क्या होता है। देखिएगा, राजस्थान शब्द का परिचय मैं आपको बता देता हूं। T.H. हैंडले के अनुसार राजस्थान की जो आकृति है पतंगाकार है। बताओ, T.H. हैंडले जो भूगोल के व्याख्याता है, उन्होंने क्या कहा है? T.H. हैंडले के अनुसार, T.H. हैंडले के अनुसार राजस्थान की आकृति, T.H. हैंडले के अनुसार राजस्थान की आकृति पतंगाकार है। राजस्थान की आकृति बताओ पतंगाकार अथवा विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है।
अब देखिए, अपन सरल सी भाषा में समझते हैं। ये तो अपने राजस्थान की आकृति हो गई। मैं आपको यहां इतिहास की दृष्टि से नक्शा बना रहा हूं, ज्योग्राफी की दृष्टि से नक्शा अलग होता है। ये मान लीजिए अपना राजस्थान प्रदेश है, और राजस्थान जो प्रदेश है, उस राजस्थान प्रदेश की आकृति माना कि ऐसी है। अब बताइए, जब राजस्थान का इतिहास शुरू होता है राजपूत काल से, अभी अभी अपन ने देखा था कि राजस्थान का इतिहास बताओ कहां से शुरू होता है। राजस्थान का इतिहास राजपूत काल से प्रारंभ, राजपूत काल से प्रारंभ। अब जब राजपूत काल से प्रारंभ होता है तो राजपूत काल 7वीं सदी के मध्य का माना जाता है। अब जब 7वीं सदी के मध्य का माना जाता है तो उस समय क्या राजस्थान वर्तमान जैसा राजस्थान था क्या? नहीं था। देखिएगा, अपने को ध्यान रखना है कि जो राजस्थान है, इस राजस्थान का प्राचीन नाम क्या था। तो जो राजस्थान का जो प्राचीन नाम है, वो राजस्थान का प्राचीन नाम बताओ क्या था? राजपूताना था। राजस्थान का जो प्राचीन नाम है, बताइए राजस्थान का प्राचीन नाम क्या हुआ करता था? राजपूताना हुआ करता था। और ये राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द जो है, प्राचीन समय में ये जनपदों में बंटा हुआ था, अलग अलग क्षेत्रों में बंटा हुआ था। देखिएगा, राजस्थान का अगर आपसे प्राचीन नाम पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? राजपूताना बताएंगे। और ये नामकरण किसने किया था? तो ध्यान रखिएगा, ये नामकरण यानी राजपूताना राजस्थान के लिए ये नामकरण 1800 ईस्वी में, बताओ कौन सी ईस्वी में? 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने काम प्रयोग किया। जॉर्ज थॉमस ने किया। यानी ये जो राजस्थान है, इसके लिए राजपूताना जो शब्द है, इस राजपूताना शब्द का प्रयोग जो है वो सबसे पहले 1800 ईस्वी में बताओ किसने किया था? जॉर्ज थॉमस ने किया था। ये बिंदु भी अपने दिमाग में होना चाहिए। लेकिन फर्स्ट ग्रेड के पेपर में, कॉलेज व्याख्याता, स्कूल व्याख्याता के पेपर में यहां से प्रश्न पुटअप होता है। और प्रश्न क्या पुटअप होता है कि राजपूताना जो शब्द है, वो राजपूताना शब्द जो है उसका लिखित रूप से सबसे पहले प्रयोग किसने किया। यानी जो राजपूताना शब्द है उसका लिखित प्रयोग, यहां पर केवल और केवल मौखिक रूप जो है, उस मौखिक रूप में तो जॉर्ज थॉमस ने किया था। लेकिन इस राजपूताना शब्द का लिखित प्रयोग ध्यान रखिएगा, राजपूताना शब्द का लिखित प्रयोग, राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम लिखित रूप से प्रयोग, राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम लिखित रूप से प्रयोग 1805 ईस्वी में, 1805 ईस्वी में विलियम फ्रैंकलिन द्वारा किया गया। बताओ किसके द्वारा किया गया? विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा, विलियम फ्रैंकलिन द्वारा किया गया। ये बिंदु भी अपने को पता होना चाहिए। फर्स्ट ग्रेड के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि राजपूताना जो शब्द है, उस राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम लिखित रूप से प्रयोग किसने किया था? तो लिखित रूप से किया था 1805 में विलियम फ्रैंकलिन ने। जबकि राजपूताना शब्द का जो नामकरण होता है वो 1800 ईस्वी में बताओ किसके द्वारा किया जाता है? जॉर्ज थॉमस के द्वारा किया जाता है। अब अगला बिंदु यह बनता है कि जब लिखित रूप में किया था तो यह लिखित रूप में प्रयोग हुआ कहां पर था? तो ध्यान रखना, एक पुस्तक है और उस पुस्तक का नाम है मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। बताओ पुस्तक का नाम क्या है? मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस, मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। इस पुस्तक में, इस पुस्तक को लिखा किसने था? इस पुस्तक का जो लेखक था उसका नाम अभी अभी अपन ने पढ़ा है। उस लेखक का नाम बताओ क्या था? विलियम फ्रैंकलिन। उस विलियम फ्रैंकलिन जो है, इसी विलियम फ्रैंकलिन ने
द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस जो पुस्तक है, उस मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस नामक जो पुस्तक है, इस पुस्तक में सर्वप्रथम लिखित रूप से किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है? राजपूताना शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। यहां तक आपको सब विद्यार्थियों को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। राजस्थान के इतिहास का यह आरंभ कर रहे हैं अपन, तो देखिएगा, पहले अपन ने देखा राजस्थान का इतिहास, इतिहास की परिभाषा देखी, परिभाषा के बाद देखा राजस्थान का इतिहास राजपूत काल से प्रारंभ होता है, और राजपूत काल से प्रारंभ होता है तो राजपूत काल में इस प्रदेश को राजपूताना कहते। बताओ, काल राजपूत है तो प्रदेश कौन सा हो गया? राजपूताना हो गया। अब बात करते हैं कि राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द दिया किसने था, तो अपने को पता होना चाहिए राजस्थान का प्राचीन नाम जो राजपूताना है, इसको सबसे पहले देने वाले जो व्यक्ति थे 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने कौन से शब्द का प्रयोग किया था? राजपूताना का। लेकिन फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर है, वो फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर है उसमें पूछा गया कि राजपूताना शब्द का लिखित प्रयोग किसने किया, तो अपने को पता होना चाहिए कि जो राजपूताना शब्द है उसका जो लिखित प्रयोग होता है वो विलियम्स फ्रैंकलिन के द्वारा 1805 ईस्वी में किया जाता है। अब लिखित प्रयोग हो गया। अब आपसे पूछ सकता है कि शब्द का लिखित प्रयोग हुआ कहां पर, तो आप क्या बताएंगे कि शब्द का लिखित जो प्रयोग होता है वो मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस पुस्तक में होता है, जिसको 1805 ईस्वी में किसके द्वारा लिखा जाता है? 1805 ईस्वी में लिखा जाता है विलियम्स फ्रैंकलिन के द्वारा। यहां तक सबको क्लियर होना चाहिए। राजपूताना के बारे में जो 3 तथ्य हैं वो आपको क्लियर होने चाहिए। और राजस्थान की आकृति कैसी है? पतंगाकार, ये भूगोल का विषय है, लेकिन अपने को ध्यान रखना है कि राजस्थान की आकृति पतंगाकार अथवा विषम कोणीय चतुर्भुजाकार बताने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम क्या था? तो उनका नाम हो जाएगा T.H.A. हेंडले। यहां तक किसी को कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं, और जब आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ते हैं राजपूताना क्या वर्तमान में अपना नाम जो है राजपूताना है क्या? नहीं है। देखिएगा, राजपूताना के बाद में एक और नामकरण आता है रायथन। बताओ, राजस्थान के लिए एक नामकरण आता है और वो नामकरण बताओ कौन सा होता है? रायथन। यानी राजस्थान का एक और अन्य प्राचीन नाम अगर आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? रायथन। एक अन्य प्राचीन नाम, एक तो हो गया अपना राजपूताना और एक अपना हो जाएगा, बताओ कौन सा? रायथन हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपसे पूछा जाएगा कि इस रायथन का प्रयोग किसने किया, तो इस शब्द का प्रयोग ध्यान रखना, कौन से शब्द का प्रयोग है? रायथन शब्द का प्रयोग। इस शब्द का प्रयोग कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा किया जाता है। इस शब्द का प्रयोग बताओ किसके द्वारा किया जाता है? इस शब्द का प्रयोग कर्नल जेम्स टॉड द्वारा किया जाता है। इस शब्द का प्रयोग कर्नल जेम्स टॉड द्वारा किया जाता है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। रायथन जो शब्द है वो रायथन जो शब्द है उसका जो प्रयोग है कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा। अब आपसे पूछा जाएगा कहां पर किया जाता है, तो ध्यान रखना, इस रायथन शब्द का जो प्रयोग होता है, एक पुस्तक है, इस पुस्तक का नाम है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ एनाल्स एंड एंटिक्विटीज एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इस पुस्तक में बताओ, इस पुस्तक में द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, इस पुस्तक में सर्वप्रथम रायथन शब्द का प्रयोग किया जाता है। और यह रायथन शब्द भी राजस्थान का प्राचीन नाम है। पहले अपन ने देखा था राजपूताना, राजपूताना के बाद अपन देख रहे हैं रायथन, और रायथन का नाम कौन से में होता है? एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। और यह पुस्तक लिखी जाती है कर्नल टॉड के द्वारा। बताओ, कर्नल टॉड के द्वारा। लेखक हो जाएंगे अपने कर्नल जेम्स टॉड। अब देखिएगा, यहां तक कर्नल जेम्स टॉड हो गया। और यह पुस्तक कब लिखी जाती है? तो यह पुस्तक लिखी जाती है 1829 ईस्वी में। बताइए कब लिखी जाती है? 1829 ईस्वी में इस पुस्तक का लेखन का कार्य होता है। इसी पुस्तक का एक दूसरा भाग
ये तो है भाग एक, बताओ ये तो है भाग एक, और इसी पुस्तक का एक दूसरा भाग है, ध्यान रखना, इसी पुस्तक का एक दूसरा भाग है और उस भाग का नाम क्या है देखना, द सेंट्रल वेस्टर्न स्टेट, द सेंट्रल वेस्टर्न, द सेंट्रल वेस्टर्न स्टेट राजपूताना ऑफ इंडिया, द सेंट्रल वेस्टर्न स्टेट राजपूताना ऑफ इंडिया। ये जो पुस्तक है ये भी कर्नल जेम्स टोड के द्वारा, लेकिन ये कब लिखी जाती है, 1832 में। देखिएगा राजथन किस में है, तो ध्यान रखिएगा। अब वापस से सुन लें, राजथन शब्द पहले अपने राजपूताना देखा, राजपूताना के बाद में अगला नामकरण अपन राजथन देख रहे हैं। राजथन भी राजस्थान का प्राचीन नाम है। इस शब्द का प्रयोग अगर आपसे पूछ ले कि एक बार राजपूताना का पूछा है, तो हो सकता है भविष्य में आपसे पूछ ले कि राजथन शब्द का प्रयोग कहां पर हुआ, किसने किया। तो ध्यान रखिएगा, जो राजथन शब्द है इसका जो प्रयोग होता है, राजथन जो शब्द है, इस राजथन शब्द का प्रयोग किया जाता है कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। कहां पर किया जाता है, तो जो पुस्तक है एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान, इस पुस्तक में किया जाता है। यह पुस्तक लिखी कब गई थी, तो यह पुस्तक लिखी गई थी 1829 में। 1829 में किसके द्वारा लिखी गई थी, कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। और इसी पुस्तक का जो दूसरा भाग है उसका नाम क्या है, द सेंट्रल वेस्टर्न स्टेट राजपूताना ऑफ इंडिया, द सेंट्रल वेस्टर्न स्टेट राजपूताना ऑफ इंडिया। और यह जो दूसरा भाग लिखा जाता है 1832 में, यहां पर अपने किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, राजपूताना शब्द का क्या, अपने राजथन शब्द का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। यहां तक सबको क्लियर होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा, आपसे पूछ ले कि राजस्थान शब्द का प्रयोग भी किसने किया, तो ध्यान रखना, राजस्थान शब्द का प्रयोग, राजस्थान शब्द का प्रयोग कर्नल जेम्स टोड ने किया। बताओ किसने किया, राजस्थान शब्द का प्रयोग भी किसने किया था, कर्नल जेम्स टोड ने किया। राजस्थान शब्द का प्रयोग भी बताओ किसने किया था, कर्नल जेम्स टोड ने किया था। द सेंट्रल वेस्टर्न स्टेट राजपूताना ऑफ इंडिया, इस पुस्तक में राजस्थान शब्द का प्रयोग भी सर्वप्रथम किसके द्वारा किया जाता है, कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। तो अब तक अपन ने 3 नाम पढ़े थे, और जो 3 नाम पढ़े हैं उन तीनों नामों के बारे में अपने को पता होना चाहिए कि कर्नल जेम्स टोड ने 2 नाम दिए, एक तो राजथन दिया, दूसरा राजस्थान दिया, जबकि अपने जॉर्ज थॉमस ने कौन सा दिया था, राजपूताना दिया था। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे ध्यान रखना, जो पुस्तक है उस पुस्तक का नाम अभी अभी अपन ने देखा था, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, एनाल्स एंड एंटीक्विटी ऑफ राजस्थान, जो पुस्तक 1829 में लिखी गई थी। इस पुस्तक के बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य अपने को ध्यान में रखने हैं। ये एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान जो पुस्तक है, अगर इसका पूछा जाए लेखक कौन है, तो आप आसानी से बता देंगे कि इस पुस्तक का नाम, इस पुस्तक का लेखक बताओ कौन है, कर्नल जेम्स टोड है। इस पुस्तक का लेखक बताओ कौन है, कर्नल जेम्स टोड है। क्लियर है। अगर आपसे पूछा जाए कि इस पुस्तक का संपादक कौन है, तो ध्यान रखना, कंफ्यूजन नहीं होना है। संपादक अलग होता है, यानी जिसके देख रेख में पुस्तक को छपाई का कार्य किया जाता है, वो जो है उससे अपन संपादक कहते हैं। और जो संपादक होता है वो संपादक है अपना विलियम क्रूक। बताओ इस पुस्तक का जो संपादक है उस संपादक का नाम क्या है, विलियम क्रूक। और ये जो विलियम क्रूक है, इसके ब्रैकेट में लिख लेना कर्नल जेम्स टोड का शिष्य। बताओ विलियम्स क्रूक जो है, ये विलियम्स क्रूक कौन है, कर्नल जेम्स टोड का क्या है, शिष्य है। कर्नल जेम्स टोड का क्या है, शिष्य है। इसके बारे में ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, अगर आपसे पूछ ले कि ये पुस्तक समर्पित किसको है, और समर्पित का अर्थ क्या होता है, आपने देखा होगा जब भी अपन बाजार से
कोई भी नई पुस्तक खरीदते हैं तो उसका जैसे ही पहला पृष्ठ खोलते हैं, बाजार से नई पुस्तक तो खरीदते हो सब, जब बाजार से नई पुस्तक खरीदते हो तो उसका पहला पृष्ठ खोलते ही आपने देखा होगा एक तो लेखक का नाम आता है, लेखक का अर्थ होता है उसे लिखने वाला, संपादक यानी जिसकी देख रेख में छपाई का कार्य होता है, और एक अगली लाइन लिखा हुआ होता है कि यह पुस्तक मेरे पूजनीय माताजी पिताजी मेरे गुरुजनों को समर्पित है। तो कर्नल जेम्स टोड ने यह पुस्तक किसको समर्पित की थी? तो ध्यान रखना, ये जो पुस्तक समर्पित की थी, पुस्तक समर्पित की थी यति ज्ञानचंद्र को। बताओ, जो एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक है, ये अपने किसको समर्पित की थी? यति ज्ञानचंद्र। और यति ज्ञानचंद्र जो है अपने कर्नल जेम्स टोड के गुरु का नाम था। बताओ, कर्नल जेम्स टोड के गुरु का नाम क्या था? यति ज्ञानचंद्र था। ये अपने को कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो थे याद रखने हैं। ये यहां तक जो पढ़ाया है, यहां के सारे महत्वपूर्ण फैक्ट, यहां से कई परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जा चुका है, उसके बारे में ध्यान में रखना है। अब देखना, एक बार वापस रिवाइज करवा देता हूं मैं। अपने शुरुआत कहां से की थी? राजस्थान के इतिहास से की थी। ध्यान से समझ लेना, बार बार मैं रिवाइज नहीं करवाऊंगा। राजस्थान का इतिहास अपना विषय था, उसमें अपन ने देखा था इतिहास की जो परिभाषा है, इतिहास की परिभाषा है सभी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये सिलेबस चल रहा है। राजस्थान का इतिहास बिल्कुल जीरो से शुरू है, बिल्कुल जीरो से शुरू है, ध्यान रखिएगा। इतिहास जो है, इतिहास ग्रीक भाषा के हिस्ट्री शब्द से बना है। इस हिस्ट्री का अर्थ होता है बुनना होता है। ये अपने को पहला बिंदु, इतिहास शुरू करते ही पहला बिंदु अपनी नजर में होना चाहिए। दूसरा बिंदु अपन ने लिखा था, दो शब्द लिखे थे, एक लिखा था अतीत और दूसरा लिखा था इतिहास। अतीत का अर्थ होता है ऐसा समय जिसका कोई लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं हो। जिसका कोई लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं हो उसे अतीत कहते हैं, और जिसका लिखित प्रमाण हो उससे अपन क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। उसके बाद अपन ने पढ़ा था कि इतिहास जो है, इस इतिहास का आरंभ कहां से होता है। अपने को क्या पता चलेगा कि जो इतिहास है वो उसका आगमन कहां से हुआ? तो ध्यान रखना, इतिहास का आरंभ काल किस काल को माना जाता? सभ्यताओं का जो काल है, उस सभ्यताओं का काल, जैसे ही अपने को सभ्यताओं की जानकारी होना शुरू होती है, उस सभ्यता काल से ही अपने इतिहास की शुरुआत होती है। लेकिन अपना विषय है राजस्थान का इतिहास, और राजस्थान का इतिहास बताओ कौन से काल से माना जाता है? राजपूत काल से माना जाता है। उसके बाद अपन ने पढ़ा था, राजस्थान के इतिहास का शुरू किया था, और राजस्थान का इतिहास राजपूत काल से माना जाता है। तो राजस्थान का प्राचीन नाम भी बताओ अपना क्या हो जाएगा? राजपूताना। इस राजस्थान का प्राचीन नाम राजपूताना हो गया। अब पूछा जा सकता है कि राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया? तो अपने को पता होना चाहिए, यह नामकरण 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस के द्वारा दिया गया। यह जो नामकरण है वो जॉर्ज थॉमस के द्वारा दिया जाता है। अब देखना, अगर आपसे पूछा जा सकता है कि राजपूताना शब्द का लिखित प्रयोग, जो राजपूताना शब्द है उसका जो लिखित प्रयोग होता है वो 1805 ईस्वी में किसके द्वारा होता है? विलियम्स फ्रैंकलिन के द्वारा होता है। राजपूताना शब्द का जो लिखित प्रयोग होता है वो विलियम्स फ्रैंकलिन के द्वारा होता है। कहां पर होता है लिखित रूप से प्रयोग? तो एक पुस्तक है द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस, इस पुस्तक में लिखित रूप से प्रयोग होता है। फिर अपन ने आगे देखा था कि राजस्थान का एक तो प्राचीन नाम राजपूताना हो गया, और दूसरा है रायथन। रायथन शब्द का इस्तेमाल किसने किया था? कर्नल जेम्स टोड ने। रायथन शब्द का इस्तेमाल किसने किया था? कर्नल जेम्स टोड ने किया। कहां पर किया था? एक पुस्तक लिखी थी द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इस पुस्तक को कब लिखा था? 1829 ईस्वी में कर्नल टोड ने लिखा। इसी पुस्तक का जो सेकेंड पार्ट है, पार्ट 2 जो है, भाग 2 जो है, उस पुस्तक को अपन कहते हैं द सेंट्रल वेस्टर्न स्टेट राजपूताना ऑफ इंडिया कहा जाता है। यह पुस्तक जो इसका दूसरा भाग है, यह 1832 में लिखा था, और जबकि पहला पार्ट जो है 1829 में लिखा था। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद में देखना, जो राजस्थान शब्द है, पहले राजपूताना शब्द आया, वो राजपूताना जो शब्द आया था, वो राजपूताना शब्द के बाद रायथन आया, और रायथन के बाद में जो शब्द आया था वो शब्द आया था अपना राजस्थान। और राजस्थान शब्द का प्रयोग भी किसने किया था? कर्नल जेम्स टोड ने किया। कहां पर किया? द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक में सर्वप्रथम किस शब्द का प्रयोग किया था? राजस्थान। कितने शब्द पढ़ चुके हैं? राजपूताना, रायथन और राजस्थान। कौन कौन सी पुस्तकों में कौन कौन से शब्द प्रयोग हुए हैं ये भी अपन जान चुके हैं।
उसके बाद देखना इस पुस्तक का लेखक अपने देख लिया कर्नल जेम्स टोड है। फिर इस पुस्तक का संपादक कौन है, तो ध्यान रखना विलियम्स क्रूक है, जो कर्नल जेम्स टोड के क्या हुआ करते थे, शिष्य हुआ करते थे। कर्नल जेम्स टोड के क्या थे, शिष्य थे। अब आगे देखना यह पुस्तक समर्पित किसको है, यति ज्ञानचंद्र। और बताओ यति ज्ञानचंद्र जो है, वो यति ज्ञानचंद्र जो है वो ध्यान रखना किसके, कर्नल जेम्स टोड के क्या हो जाएंगे, गुरु हो जाएंगे। कर्नल जेम्स टोड के क्या हो जाएंगे, गुरु। यहां तक अपन ने सब कुछ पढ़ लिया था। अब देखिएगा आगे बढ़ते हैं राजस्थान के इतिहास में और आगे बढ़ते हैं। यहां तक अपने को किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, साथ के साथ लिखते रहना है। और लिखते के अलावा आपको यहां से पीडीएफ भी उपलब्ध हो जाएगी, उस पीडीएफ से देखकर भी आपको बताइएगा, उस पीडीएफ को देखकर भी आप नोट्स बना सकते हैं। आपका पूरा कॉन्स्टेंट अनावश्यक कमेंट पर नहीं होकर के डिजिटल बोर्ड पर होना चाहिए। यहां तक अपने राजस्थान के इतिहास का अपन सामान्य परिचय पढ़ रहे थे। ये सारे फैक्ट जो है आपके दिल और दिमाग में होने चाहिए किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में जाने से पहले। अब अपन राजस्थान के इतिहास में आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं तो राजस्थान में इतिहास के बारे में देखना। राजस्थान का जब इतिहास पढ़ते हैं तो राजस्थान का इतिहास पढ़ते हैं तो बताओ राजस्थान में कुल रियासतें कितनी थी। देखना राजस्थान का इतिहास पढ़ते हैं तो अगला बिंदु अपने को पता होना चाहिए, राजस्थान में कुल रियासतें कितनी हैं। राजस्थान में कुल रियासत, अब देखना राजस्थान में कुल रियासत कितनी है, तो ये बिंदु अपने को पहले अपन सामान्य बिंदुओं पर पता कर रहे हैं। राजस्थान में कुल रियासतों की संख्या बताओ कितनी है, 19 है। राजस्थान में कुल रियासतों की संख्या कितनी है बताओ, 19 है। इसके बारे में ध्यान रखिएगा। राजस्थान में कुल रियासत के बाद में अपने को पता होना चाहिए कि राजस्थान में कुल ठिकाने कितने हैं। राजस्थान में कुल ठिकाने कितने हैं, तो ध्यान रखना राजस्थान में कुल ठिकाने हैं 3। और फिर ध्यान रखना राजस्थान में कुल चीफ कमिश्नर कितने हैं, तो अपने को ध्यान रखना राजस्थान में चीफ कमिश्नर है 1। ये तीनों फैक्ट सबको पता है। फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि रियासत होती क्या है, रियासत किसे कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा रियासत का अर्थ क्या होता है, ऐसा स्थान जहां का मुखिया राजा होता था उसे अपन रियासत कहते हैं। उससे बताओ अपन क्या कहते हैं, रियासत। यानी सीधा सा सरल भाषा में आप समझ सकते हैं कि राजस्थान में कुल जो राजा थे उन कुल राजाओं की संख्या कितनी थी, 19 थी। कुल राजाओं की संख्या कितनी थी, 19। उसके बाद 3 ठिकाने थे। ठिकाने का अर्थ क्या होता है, ठिकाने का अर्थ होता जब रियासत बड़ी हो जाती थी तब उस रियासत के किसी राजा द्वारा अपनी रियासत का कोई सा भी छोटा टुकड़ा किसी अपने सामंत को शासन के लिए दे देना क्या कहलाता था, ठिकाना। और ठिकाने का जो प्रमुख होता था ठिकानेदार। बताओ क्या होता था, ठिकानेदार। या सरल भाषा में ऐसा समझ लो रियासत का उपभाग यानी उप रियासत जो होती थी वो रियासत क्या कहलाती थी, ठिकाना कहलाती थी। चीफ कमिश्नर, चीफ कमिश्नर का अर्थ है ऐसा स्थान जहां पर अंग्रेजों का अधिकारी या अंग्रेजों का प्रमुख मुख्यालय होता था उसे अपन चीफ कमिश्नर कहते हैं। उससे बताओ अपन क्या कहते हैं, चीफ कमिश्नर। और राजस्थान में एकमात्र चीफ कमिश्नर बताओ कौन सा था, अजमेर मेरवाड़ा। ये जो मैं अभी तक अपन इतिहास की शुरुआत कर रहे हैं, ये ध्यान रखना जो भी मैं आपको इतिहास के परिचय में से पढ़ाने वाला हूं वो राजस्थान की कोई सी भी प्रतियोगी परीक्षा हो वहां में इतिहास के परिचय से ही प्रश्न पूछे जाते हैं 1-2। इसलिए ऐसा नहीं है कि अपन कौन सा वंश शुरू करेंगे, सारे वंश भी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अपने को राजस्थान का मोटा मोटा ज्ञान तो होना चाहिए कि इतिहास में पढ़ेंगे क्या। अब सीधा मुंह उठा के अपन मेवाड़ का इतिहास या चौहानों का इतिहास, गुर्जर प्रतिहार शुरू कर देते तो अपने को पता ही नहीं था राजस्थान पहले क्या था, राजस्थान का वास्तविक इतिहास कब शुरू हुआ और राजपूत कहां से आए, जाट कहां से आए,
वो सारे के सारे अपन पढ़ रहे हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक अपना नजरें बोर्ड पर, पेन कॉपी अपने साथ, पीडीएफ भी आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। उत्कर्ष ऐप में ये फैसिलिटी भी आपको दी जा रही है, आपको सारे जो लिखे जा रहे हैं उनकी पीडीएफ, लिखित पीडीएफ भी उपलब्ध हो जाएगी। अब देखना, राजस्थान का चीफ कमिश्नर का अर्थ क्या होता है? जहां अंग्रेजों का मुख्यालय होता था उसको चीफ कमिश्नर कहते थे, और राजस्थान प्रदेश जो है उसमें अंग्रेजों का जो मुख्यालय होता था वो कहां पर होता था? अजमेर मेरवाड़ा। अगला बिंदु, ये जो अजमेर मेरवाड़ा है इस स्थान को कह सकते हैं या तो चीफ कमिश्नर कह सकते हैं, या इसी का दूसरा नाम होता है राजपुताना रेजिडेंसी। बताओ, इसी का दूसरा नाम क्या होता है? राजपुताना रेजिडेंसी, या इसी राजपुताना रेजिडेंसी जो होती है इसी को अपन कह सकते हैं केंद्र शासित प्रदेश। तीनों एक ही नाम है, ध्यान रखना। चाहे चीफ कमिश्नर बोल दें, चाहे राजपूताना रेजिडेंसी बोल दे, चाहे केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं, तो देखिएगा ये तीनों एक ही शब्द है, और तीनों में से कोई सा भी पूछे कहां पर था तो अजमेर मेरवाड़ा। फिर अगला बिंदु आपसे पूछा जा सकता है कि इस राजपूताना रेजिडेंसी की जो स्थापना होती है ये अजमेर मेरवाड़ा में कब होती है? तो अपने को ध्यान रखना, ये स्थापना अजमेरा मेरवाड़ा में कब होती है? 1832 ईस्वी में। 1832 ईस्वी में अजमेर मेरवाड़ा को चीफ कमिश्नर बनाया जाता है। अब देखना, चीफ कमिश्नर का जो मुख्य अधिकारी होता है, वो चीफ कमिश्नर का जो मुख्य अधिकारी होता है उससे अपन कहते हैं एजीजी, यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल। एजेंट टू गवर्नर जनरल, चीफ कमिश्नर पर जो अंग्रेजों का सबसे प्रमुख अधिकारी बैठता था उसे कहते थे एजीजी। जबकि पूरे भारत में जो अंग्रेजों का सबसे बड़ा पदाधिकारी होता था उससे अपन कहते थे जीजी, यानी गवर्नर जनरल। और जो अपने यहां पर बैठता है चीफ कमिश्नर पर उसे अपन कहते हैं एजीजी। और अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का प्रथम एजीजी कौन आया, तो आप क्या बताएंगे कि राजस्थान का जो प्रथम एजीजी आया था वो आया था मी लोकेट। बताओ, राजस्थान का जो प्रथम एजीजी आया था उसका नाम क्या था? मी लोकेट था। यहां तक क्लियर है? यानी राजस्थान में एक तो क्या है? चीफ कमिश्नर है। वो चीफ कमिश्नर कौन सा है? अजमेर मेरवाड़ा है। इससे चीफ कमिश्नर कब बनाया गया? 1832 में बनाया गया। चीफ कमिश्नर का जो मुख्य अधिकारी होता उसे एजीजी कहते हैं। और राजस्थान का प्रथम एजीजी अगर पूछा जाए तो कौन हो जाएगा? मी लोकेटे हो जाएगा। तीन अपने ठिकाने हैं, और ये तीन ठिकाने कौन कौन से हैं ये भी अपन देख लेते हैं। और ये जो तीन ठिकाने हैं ध्यान रखना, एक तो अपना ठिकाना है लावा। बताओ, कौन सा ठिकाना है? लावा। ध्यान रखना, लावा वर्तमान में टोंक में पड़ता है। लावा वर्तमान में बताओ कहां पर पड़ता है? टोंक में पड़ता है। लेकिन इससे पहले जब प्राचीन रियासती काल था, वो रियासती काल जो था उसमें लावा जयपुर रियासत का अभिन्न अंग था, जबकि वर्तमान में लावा कहां पड़ता है? टोंक में। दूसरा जो ठिकाना था अपना नंबर 2 का, वो ठिकाना बताओ कौन सा था? निमराना। वो ठिकाना बताइए कौन सा था? निमराना। और ये निमराना बताओ कहां पर पड़ता था? अलवर में पड़ता। और तीसरा जो ठिकाना था उस ठिकाने का नाम था कुशलगढ़, और ये कुशलगढ़ बताओ कहां पर पड़ता था? बांसवाड़ा में। कुशलगढ़ बताओ कहां पर पड़ता था? बांसवाड़ा में। यानी एक तो चीफ कमिश्नर हो गया और 3 ठिकाने हो गई, और 19 बताओ क्या हो गई थी? रियासतें हो गई। क्लियर है यहां तक सबको? रियासतें कौन कौन सी है वो आप आगे पढ़ते हैं। 19 रियासतें कौन कौन सी है उसके बारे में भी अपन जिक्र कर लेते हैं। उसके बारे में भी बताओ अपन क्या करते हैं? जिक्र। देखना, ध्यान से देखना, इन रियासतों से भी बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। अभी मैं बताऊंगा कैसे प्रश्न बनते हैं। रियासत 1, उसका नाम था मेवाड़। बताओ, उस रियासत का नाम क्या था? मेवाड़। मेवाड़, या इससे आप कह सकते हैं उदयपुर रियासत। बताओ कौन सी रियासत कह सकते हैं? मेवाड़ को ही आप बताओ कौन सी रियासत कह सकते हैं? उदयपुर रियासत कह सकते हैं। नंबर 2 पर ध्यान रखना, एक रियासत थी, उस रियासत का नाम था डूंगरपुर। रियासत का नाम बताओ क्या था? डूंगरपुर। नंबर 3 पर ध्यान रखना, एक रियासत थी, उस रियासत का नाम था बांसवाड़ा। और नंबर 4 पर एक ध्यान रखना रियासत थी, उस रियासत का नाम था प्रतापगढ़। ये चारों रियासतें मैंने साथ इसलिए लिखी है
क्योंकि यहां चारों ही रियासतों में जो शासन किया था वो अधिकांश जो शासन है वो बताओ कौन से राजवंश ने किया था? गुइल राजवंश के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? वो अधिकांश जो शासन होता है वो अपना गुइल राजवंश के द्वारा किया जाता है। ये सारे के सारे आपको बिंदु ध्यान रखने हैं। अब ध्यान रखना, मेवाड़ उदयपुर, मेवाड़ उदयपुर से पूछा क्या गया? पूछा गया राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत, राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है? तो याद कीजिए महिला सुपरवाइजर का पेपर, और उसमें सीधा सा प्रश्न पूछा जा चुका है कि राजस्थान की सबसे प्राचीन जो रियासत है वो कौन सी है? बताइए। मेवाड़ है। ये भी अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इसके बाद अपने को यह भी ध्यान में रखना है कि जो मेवाड़ और उदयपुर के राजा होते थे वो अपने नाम के आगे रावल अथवा राणा लगाते थे, अपने रावल और राणा लगाते थे। जब मेवाड़ का इतिहास शुरू करेंगे तब बताएंगे रावल कौन लगाते थे, राणा कौन लगाते थे और क्यों लगाते थे। लेकिन अभी मोटे ज्ञान में इतना याद रखिएगा, मेवाड़ के जो शासक थे वो अपने नाम के आगे रावल राणा लगाते थे। यहां पर वंश किसने किया? कौन सा वंश था? गुइल वंश था। और राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी? मेवाड़। लेकिन डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, इन तीनों रियासतों के जो राजा थे वो अपने नाम के आगे बताओ क्या लगाते थे? महारावल लगाते थे। वो अपने नाम के आगे क्या लगाते थे? महारावल लगाते थे। और ये 4 रियासतें हो गई अपनी। टोटल अपनी रियासतें हैं 19, उनमें से 1 नंबर हो गई मेवाड़, नंबर 2 डूंगरपुर, नंबर 3 बांसवाड़ा और नंबर 4 कौन सी हो गई? प्रतापगढ़। अब देखना, नंबर 5 की जो रियासत है वो है जोधपुर। बताओ नंबर 5 की रियासत कौन सी हो जाएगी? नंबर 5 की रियासत जोधपुर। नंबर 6 की जो रियासत है वो है बीकानेर। नंबर 6 की रियासत बताओ कौन सी है? बीकानेर। नंबर 7 की जो रियासत है वो है अपनी किशनगढ़। नंबर 7 की रियासत बताओ कौन सी हो जाएगी? नंबर 7 की जो रियासत है किशनगढ़। और इन तीनों ही रियासतों में कौन से राजाओं का अधिकार था? राठौड़ राजाओं का अधिकार था। और ये अपने नाम के आगे बताओ क्या लगाते थे? राव लगाते थे। ये अपने नाम के आगे क्या लगाते थे? राव। टोटल रियासतें 19 है, जिसमें से 4 ये रही जहां पर गुइल राजा है और 3 आगे रही जहां पर राठौड़ राजा है। अब बढ़ते हैं आगे नंबर 8 रियासत की तरफ। तो ध्यान रखना, 8 नंबर रियासत कोटा, 9 नंबर रियासत है अपनी बूंदी और 10 नंबर की जो रियासत है उसका नाम है झालावाड़। 10 नंबर की जो रियासत है उसका नाम बताओ क्या है? झालावाड़। और यहां पर जो राजा थे वो अपना कौन सा वंश हुआ करता था? हाड़ा वंश। बताइए, ये हाड़ौती क्षेत्र है और हाड़ौती जो क्षेत्र है तो उसके आगे ध्यान रखना, उसके आगे जो है अपना वंश जो हो जाएगा, कौन सा वंश हो जाएगा? हाड़ा वंश हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, महाराणा प्रताप के आगे ये महाराणा लगा है। सब बताएंगे, थोड़ा सा सब्र रखें, सब्र का फल मीठा होता है। इतिहास आपको ऐसा पढ़ाया जाएगा कि आप कई सदियों तक, इतिहास बीत जाने के बाद भी इतिहास आप भूलने वाले नहीं है। लेकिन सब्र रखिएगा, सब्र का फल मीठा होता है। अभी महाराणा प्रताप को यहां बीच में लाना नहीं है। महाराणा प्रताप भी पढ़ेंगे, मेवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे, तब बताएंगे राणा क्यों लगता है, महाराणा क्यों लगता है। इसलिए ज्यादा आगे भागने की आवश्यकता नहीं है। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। सब्र के साथ, बड़े आनंद के साथ पढ़ते रहिए। एक एक चीज आपको बिल्कुल क्लियर, इतिहास से पर्सन बनाने वाला, वो चाहे कहीं से भी पर्सन बनाए, अगर आपने उत्कर्ष ऐप की लाइव क्लासेज ले रखी है तो आपका कोई भी पर्सन गलत होने की संभावनाएं नहीं रहेगी। इसलिए ध्यान से पेन कॉपी लेके अपनी नजरें बोर्ड पर रखें। फालतू में यहां से सीधा, अभी इतिहास शुरू ही नहीं हुआ, पहले ही महाराणा प्रताप में जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। सब्र रखिएगा। कोटा बूंदी झालावाड़, और कोटा बूंदी झालावाड़ जो है वो कोटा बूंदी और झालावाड़ में कौन सा वंश था? हाड़ा वंश। देखिएगा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रियासत नंबर 11, रियासत नंबर 11 ध्यान रखना जो थी वो थी जैसलमेर। बताओ कौन सी थी? जैसलमेर। और रियासत नंबर 12 याद रखिएगा, रियासत नंबर जो 12 है
ये हो जाएगी अपनी करौली। रियासत नंबर 12 बताओ कौन सी? करौली। और यहां पर दोनों की दोनों जगह जिस वंश ने शासन किया था उस वंश का नाम था यादव वंश। उसका नाम बताओ क्या था? यादव वंश था। तो याद रखिएगा, राजस्थान में जैसलमेर और करौली दो रियासतें ऐसी थी। यह प्रश्न पूछा भी जा चुका। जैसलमेर में भाटी तो थे ही थे, लेकिन प्रारंभिक समय में यहां पर कौन थे? यादव वंश था। और यादव वंशों ने कितनी रियासतों पर शासन किया था? दो रियासतों पर। एक तो जैसलमेर और दूसरी जो रियासत है उसका नाम क्या है? उसका नाम है करौली। उसका नाम बताइए क्या है? करौली। तो जैसलमेर और करौली रियासत यादव। ध्यान रखना, ये जो करौली वाले हैं, ये करौली वाले राजा जो हैं अपने नाम के आगे लगाते हैं पाल, और जैसलमेर वाले बताओ अपने नाम के आगे क्या लगाते हैं? सिंह लगाते हैं। पाल का अर्थ होता है ये भगवान श्री कृष्ण का वंशज मानते हैं, और कृष्ण के वंशज गायों को पालते हैं, यानी गोपालक होते हैं। इस कारण अपने नाम के आगे क्या लगा लिया? पाल लगा लिया। जबकि जैसलमेर वाले अपने नाम के आगे क्या लगाते हैं? सिंह लगाते हैं। यह भी ध्यान आपको रखना है। अब देखना 12 नंबर ये हो गई। 13 और 14 नंबर, 13 और 14 नंबर जो रियासत है ये आपकी 13 नंबर तो हो जाएगी भरतपुर है, और 14 नंबर की जो रियासत है वो आपकी हो जाएगी धौलपुर। बताओ 14 नंबर की जो रियासत है वो धौलपुर। और यहां दोनों जगह बताओ कौन सा राजवंश था? जाट राजवंश। बताओ कौन सा राजवंश था? जाट राजवंश था। यह भी अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर हो गई रियासतें। फिर आगे बढ़ते हैं 15 नंबर रियासतें। तो 15 नंबर रियासत अपने को ध्यान रखनी है, ये थी अपनी डुंडाड़, या आप कह सकते हैं आमेर। बताओ कौन सी? आमेर। और आमेर का ही नाम बदलकर बाद में कौन सा हो गया था? जयपुर हो गया था। तो यह भी अपने को ध्यान रखना है कि जो 15 नंबर की रियासत है वो हो गई अपनी आमेर रियासत। कौन सी रियासत हो गई थी? आमेर रियासत। और यहां पर जो राजवंश था उस राजवंश का नाम कौन सा राजवंश था? कछावा राजवंश से। आमेर रियासत में जिस वंश ने शासन किया था उसका नाम बताओ कौन सा हो जाएगा? कछावा राजवंश हो जाएगा। कौन सा राजवंश हो जाएगा? कछावा राजवंश। अब देखना, साथ के साथ यह भी ध्यान रखें, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत। बताओ जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत अपनी कौन सी रियासत हो जाएगी? आमेर रियासत हो जाएगी। नंबर 16, और नंबर 16 पर अपने को ध्यान रखना है अलवर। बताओ नंबर 16 पर कौन सी हो जाएगी? अलवर। और अलवर में बताओ कौन सा राजवंश था? नरू का राजवंश। अलवर में बताओ कौन सा राजवंश था? नरू का राजवंश था। उसके बाद नंबर 17 पर अपने को ध्यान रखना है टोंक। बताओ नंबर 17 पर कौन सी हो जाएगी? टोंक। और ये जो टोंक रियासत है यहां पर बताओ कौन सी रियासत हो गई? मुस्लिम। ये रियासत बताओ कौन सी रियासत हो जाएगी? मुस्लिम। नंबर 18 पर अपने को ध्यान रखना है, नंबर 18 जो हो जाएगा अपना हो जाएगा शाहपुर। नंबर 18 पर हो जाएगी सिरोही। नंबर 18 की जो रियासत है उस रियासत का नाम है सिरोही। और सिरोही जो रियासत है यहां पर राजवंश था देवड़ा। और नंबर 19 की जो रियासत है उसका नाम था शाहपुरा। बताओ कौन सा? शाहपुरा। और ध्यान रखना, जनसंख्या व क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से अपनी सबसे जो छोटी रियासत है वो छोटी रियासत जो है वो अपनी बताओ कौन सी हो जाएगी? शाहपुरा। ये राजस्थान के कुल 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 चीफ कमिश्नर है। इन सब का इतिहास अपन बारी बारी से पढ़ेंगे, क्योंकि इतिहास पढ़ने से पहले अपने को यह तो पता हो पढ़े किसका इतिहास है। तो अपने को वापस से देख लिए इतिहास किसका पढ़ेंगे अपन? इतिहास राजस्थान में कुल रियासतें कितनी है? 19 है। राजस्थान में कुल रियासतें कितनी है? 19 है। ठिकाने कितने हैं? 3 है। 3 ठिकाने कौन कौन से हैं ये अपने को पता होना चाहिए। एक तो लावा है, दूसरा निमराना है, तीसरा कुशलगढ़ है। उसके बाद एक चीफ कमिश्नर है वो है अजमेर मेरवाड़ा है। इसकी स्थापना हुई थी 1832 में। और प्रथम एजीजी कौन बने थे? मी लोकेट। बताओ प्रथम एजीजी कौन बने थे? मी लोकेट बने थे।
कुल रियासतें 19 है। वो 19 रियासतें कौन कौन सी है देख लें। मेवाड़, उदयपुर, ये राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत है। मेवाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, इन सभी रियासतों में राजवंश कौन सा था? गुइल राजवंश था। लेकिन मेवाड़ वाले अपने नाम के आगे रावल अथवा राणा लगाते थे और डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ वाले अपने आगे महारावल लगाते थे। अपने नाम के आगे क्या लगाते थे? महारावल लगाते थे। और ये वन विभाग के पेपर में प्रश्न पूछा जा चुका कि डूंगरपुर रियासत के शासक अपने नाम के आगे क्या लगाते थे? महारावल लगाते थे। महिला सुपरवाइजर में पूछा जा चुका राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है? तो मेवाड़ हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। जोधपुर, इस जोधपुर को आप कह सकते हैं मारवाड़ भी कह सकते हैं, ध्यान रखना। जोधपुर को कह सकते हैं मारवाड़। और ध्यान रखना क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान की, तो वो रियासत बताओ, जोधपुर हो जाएगी। जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, यहां पर कौन सा राजवंश था? यहां पर जो है राजवंश अपना जो था वो था राठौड़ राजवंश और नाम के आगे राव लगाते। कोटा, बूंदी, झालावाड़, हाड़ा वंश से। जैसलमेर, करौली, यादव वंश से। जैसलमेर वाले सिंह लगाते, करौली वाले पाल लगाते थे। भरतपुर, धौलपुर, जाट राजवंश। आमेर, कछावा राजवंश। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जो है, वो सबसे बड़ी जो रियासत होती है, वो सबसे बड़ी रियासत आमेर। अलवर में नरू का राजवंश है। टोंक में मुस्लिम राजवंश है। सिरोही में देवड़ा राजवंश है। और शाहपुरा जो भीलवाड़ा में आता है, जनसंख्या व क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत, अपने जनसंख्या व क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत जो है वो हो जाएगी शाहपुरा। दोबारा से देख लें, राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी? राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत है मेवाड़। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत आमेर। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे अपने बड़ी रियासत मारवाड़। अपने राजस्थान की जनसंख्या व क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत कौन सी हो जाएगी? सबसे छोटी रियासत शाहपुरा। और अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान की सबसे नई रियासत, तो राजस्थान की सबसे नवीन जो रियासत है वो राजस्थान की सबसे नवीन रियासत बताओ कौन सी हो जाएगी? झालावाड़। ये अपनी 19 रियासतें हैं। एजीजी का अर्थ होता है एजेंट टू गवर्नर जनरल, जो चीफ कमिश्नर पर बैठता था। तो ये 19 अपनी रियासतें हैं, 3 ठिकाने हैं और 1 चीफ कमिश्नर है। आशा करते हैं यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां तक सब विद्यार्थियों को जिन्होंने कांस्टेंट होकर सुना है, वो सब के सब विद्यार्थियों को अच्छे से समझ में आया होगा। इन सभी का इतिहास अपन पढ़ेंगे। यानी राजस्थान में 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 चीफ कमिश्नर, इन सब का विस्तृत इतिहास अपन पढ़ने वाले हैं। अब देखना, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा परिचय और देख लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान के इतिहास का जनक किसे कहते, तो ध्यान रखिएगा, आपको क्या बताना है। राजस्थान के इतिहास का जनक या राजस्थान के इतिहास का पितामह पूछ ले तो आपका एक ही जवाब होगा, राजस्थान के इतिहास का जो जनक कहा जाता है वो बताओ किसको कहा जाता है? कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। राजस्थान के इतिहास का जो जनक कहा जाता है वो राजस्थान के इतिहास का जनक किसको कहा जाता है? कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। सर नोट्स कैसे बनाइए? सर आरएस के लिए है क्या? सबके लिए है, आरएस के लिए भी है। नोट्स के लिए आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आपको क्या मिल जाएगी? पीडीएफ मिल जाएगी। आप साथ के साथ लिख भी सकते हैं, वीडियो दोबारा से भी देख सकते हैं। अच्छे से समझें, आराम से समझें, जो महत्वपूर्ण फैक्ट है उनको एक बार ऐड करते रहें। उसके बाद आपके हाथ में जब पीडीएफ मिल जाए तो आराम से बैठ करके आराम से आपको नोट्स बनाने हैं। और कोई भी दिक्कत हो, किसी भी प्रकार का, ध्यान लगा के पढ़ना है। पूरी इतिहास दिमाग में डाल दूंगा, आपका कांस्टेंट मन से पढ़ना है, अनावश्यक कमेंट नहीं करने हैं। हाँ, कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब अपन पॉइंट टू पॉइंट चल रहे हैं, एक एक पॉइंट व्यवस्थित ढंग से पढ़ेंगे तो दिमाग में व्यवस्थित ढंग से ही आपका सेव हो जाएगा। राजस्थान का इतिहास कहा जाता है कर्नल जेम्स टोड को। बताओ किसको कहा जाता है? कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है।
अब देखना, ये कर्नल जो जेम्स टोड है, इसके बारे में भी इतिहास का जनक है, तो थोड़ी बहुत जानकारी अपन ले ही लेते हैं। कर्नल जेम्स टोड का देखना जन्म कहां पर होता है। कर्नल जेम्स टोड का जो जन्म होता है यह होता है 20 मार्च 1782 को। बताओ कब होता है? 20 मार्च 1782 को। इलंगस्टिन प्रांत पड़ता है, इलंगस्टिन प्रांत पड़ता है इंग्लैंड में। बताओ कहां पर पड़ता है? इलंगस्टिन प्रांत जो पड़ता है वो पड़ता है इंग्लैंड में। यह भी अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब कर्नल जेम्स टोड जन्म हो गया 20 मार्च 1782 को। फिर पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम भारत कब आए। ध्यान रखना, कर्नल जेम्स टोड सर्वप्रथम भारत आए, और सर्वप्रथम ये ध्यान रखना भारत कब आए, तो ये आए थे 1798 में। और किस स्थान पर आए थे? पश्चिम बंगाल में। बताओ किस स्थान पर आए थे? पश्चिम बंगाल में। मात्र 17 वर्ष की आयु में। किस कारण आए थे? सैन्य अधिकारी के रूप में, यानी अंग्रेजों का एक अपना मिलिट्री ऑफिसर के रूप में, सैन्य अधिकारी के रूप में ये सर्वप्रथम भारत आते हैं। और भारत में जो इनका सबसे पहले आगमन जो होता है वो 1782 ईस्वी में, 1798 ईस्वी में सैन्य अधिकारी के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? सैन्य अधिकारी के रूप में होता है। लेकिन अपन इतिहास पढ़ रहे हैं राजस्थान का, तो ध्यान रखना, टोड का सर्वप्रथम राजस्थान आगमन, टोड का सर्वप्रथम राजस्थान आगमन कब होता है? तो यह भी ध्यान रखना, टोड का सर्वप्रथम राजस्थान आगमन जो होता है वो टोड का सर्वप्रथम राजस्थान आगमन होता है 1806 में। 1806, और 1806 में ये सर्वप्रथम कहां पर आते हैं? मांडल, और मांडलगढ़ बताओ कहां पर पड़ता है? भीलवाड़ा में। सर्वप्रथम ये आते हैं मांडलगढ़, और मांडलगढ़ बताओ कहां पर पड़ता है? भीलवाड़ा में पड़ता है। ये अपने को ध्यान में रखना है। अब देखना, 1813 में इनको एक उपाधि दी जाती है, और उस उपाधि का नाम है कर्नल की उपाधि। बताओ किसकी उपाधि दी जाती है? कर्नल की उपाधि कर्नल जेम्स टोड को कब दी जाती है? 1813 ईस्वी में। 1813 ईस्वी में जेम्स टोड को किसकी उपाधि दी जाती है? कर्नल की उपाधि। अगला ध्यान रखना, 1822 ईस्वी में, 1822 ईस्वी में कर्नल टोड, 1822 ईस्वी में कर्नल टोड भारत से वापस इंग्लैंड गए। भारत से वापस इंग्लैंड गए। बताओ कब गए थे? भारत से वापस इंग्लैंड कब गए? 1822 ईस्वी में। और ध्यान रखिएगा अगला बिंदु, 18 नवंबर 1835 को कर्नल टोड का निधन होता है। कर्नल टोड का क्या होता है? कर्नल टोड का क्या होता है? निधन होता है। ये सारी बातें अपने को क्या होनी चाहिए? पता होनी चाहिए। यानी राजस्थान इतिहास का जनक किसको कहा जाता है? राजस्थान इतिहास का जो जनक कहा जाता है कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। जब कर्नल जेम्स टोड को इतिहास का जनक कहा जाता है तो कर्नल जेम्स टोड का सामान्य परिचय भी अपने को पता होना चाहिए कि कर्नल जेम्स टोड कहां के थे। टोड साहब का जन्म 20 मार्च 1782 को इलंगस्टिन प्रांत इंग्लैंड में होता है। अब इंग्लैंड में होने के बाद अगला बिंदु बनता है भारत कब आए? 1798 में। भारत में कहां पर आए? सबसे पहले तो ध्यान रखना पश्चिम बंगाल में आए। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान कब आए? 1806 में आए। कहां पर आए? मांडल भीलवाड़ा में आए। उसके बाद इनको कर्नल की उपाधि कब मिली? 1813 में मिली। 1813 में मिली। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि ये भारत से वापस इंग्लैंड कब चले गए? 1822 में चले गए। 1822 में चले गए। और इनका निधन कब हो जाता? 1835 में हो जाता है। ये कर्नल टोड साहब से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण तिथियां हैं। परीक्षाओं में मील का पत्थर साबित हो सकती है 5 तिथियां: 82, 98, 6, 13, 22 और 35। 82 जन्म, 98 भारत आगमन, 6 राजस्थान आगमन, 13 कर्नल की उपाधि, 22 वापस इंग्लैंड और 35 इनका कौन सा वास हो जाता है? स्वर्गवास हो जाता है। उसके बारे में अपने को ध्यान में रखना है।
अब इनकी पुस्तक के बारे में अपन चर्चा कर ही चुके हैं। इन्होंने पुस्तक लिखी थी द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान जो है इन्होंने पुस्तक लिखी थी, उसके बारे में किसको समर्पित थी, लेखक कौन था, वो सारे बिंदु अपन डिस्कस कर चुके हैं। इन कर्नल जेम्स टोड को एक और उपाधि दी जाती है, इन्हें कहा जाता है घोड़े वाला बाबा। बताओ कर्नल जो जेम्स टोड है, इस कर्नल जेम्स टोड को बताओ क्या कहा जाता है, घोड़े वाला बाबा कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा घोड़े वाला बाबा का अर्थ क्या होता है। यह जो है राजस्थान में, ये जो है अपने राजस्थान में क्या करते हैं, राजस्थान में जहां पर भी जाते घोड़े पर बैठ करके जाते, और राजस्थानी महिलाएं जहां पर भी ये पहुंचते इनका तिलक लगा करके स्वागत करती और कहती कि बाबा आया है। कौन सा आया है, घोड़ा वाला बाबा। तब से इनका इतिहास में नाम हो गया घोड़े वाला बाबा। घोड़े वाला बाबा है वो इनका नाम हो जाता है, यानी कर्नल जेम्स टोड को किस नाम से भी जाना जाता है, घोड़े वाला बाबा। और भी कई बाबा है इतिहास में, उन बाबाओं का भी ध्यान रख लेना, क्योंकि आजकल जमाना भी बाबाओं का चल रहा है। जमाना भी किसका चल रहा है, बाबाओं का। तो 3-4 बाबा और मैं लिख रहा हूं, वो भी ध्यान रख लेना। जैसे आपसे पूछ ले कि शक्कर वाला बाबा राजस्थान में किसे कहते, तो ध्यान रखना राजस्थान में जो शक्कर वाला बाबा है, वो शक्कर वाला बाबा जो कहलाता है वो कहलाता है नरहड़ पीर। बताओ जो शक्कर वाला बाबा है ये नरहड़ पीर, और नरहड़ पीर का मंदिर है चिड़ावा झुंझुनू में। इनको शक्कर वाला बाबा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके प्रसाद के रूप में, इनके भोग के रूप में केवल और केवल शक्कर चढ़ती है। इस कारण जो है इनको शक्कर वाला बाबा कहा जाता है। यह भी अपने को ध्यान में रखना है। एक बाबा है अपना रेल वाला बाबा। बताओ कौन सा बाबा, रेल वाला बाबा। तो ध्यान रखना ये जो रेल वाला बाबा है, ये रेल वाला बाबा कहलाता है किशन लाल सोनी। बताओ कौन सा सोनी कहलाता है, किशन लाल सोनी। ये रेल वाला बाबा कहलाता है क्योंकि राजस्थान में रेल लाने का जो श्रेय जाता है, वो रेल लाने का श्रेय किसको जाता है, किशन लाल सोनी को जाता है। इस कारण इसे कौन सा बाबा कहा जाता है, रेल वाला बाबा भी कहा जाता है। यह बिंदु भी अपने को ध्यान में रखना है। एक बाबा है अपना जोहड़ वाला बाबा। बताओ एक बाबा जो है उस बाबा का नाम क्या है, जोहड़ वाला बाबा। और जो जोड़ वाला बाबा है जिसे अपन वाटरमैन भी कहते हैं, ये है अपना राजेंद्र सिंह। बताओ जोड़ वाला बाबा किसको कहते हैं, राजेंद्र सिंह को। जोड़ होता क्या है, शेखावाटी क्षेत्र में जो प्राचीन कुएं जो नलकूप होते थे उनको अपन क्या कहते हैं, जोहड़ कहते हैं। उनको बताओ अपन क्या कहते हैं, जोड़ कहते हैं। तो जोड़ वाला बाबा बताओ कौन हो जाएगा, राजेंद्र सिंह। जोड़ वाला बाबा बताओ कौन हो जाएगा, राजेंद्र सिंह जो है जोड़ वाला बाबा हो जाएगा। ध्यान रखिएगा पिछले सेकेंड ग्रेड में प्रश्न यहां से पूछा जा चुका, और मैंने पिछली बार भी आपको गला फाड़ फाड़ करके कहा था कि इन बाबाओं का ध्यान रखना। और मैंने इसी बोर्ड पर इसी कोने में पिछले सेकेंड ग्रेड के पेपर से पहले लिखा था कि सेठानी जी का जोहड़ कहां पर है, और सेठानी जी का जो जोहड़ है वो बताओ राजस्थान में कहां पर है, चूरू। और पिछले सेकेंड ग्रेड के पेपर में पूछा गया था कि जो है पिछले सेकेंड ग्रेड के पेपर में यह प्रश्न पूछा जा चुका है, सेठानी जी का जोड़ कहां पर है, चूरू में है। ये सारे फैक्ट जो है अपने को याद रखने हैं। ये कुछ और इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु वे इतिहास के परिचय से बारे में है, तो ध्यान रखिएगा। इतिहास का जनक कर्नल टोड को कहते हैं, बाबा कहते हैं। जन्म कब हुआ, कर्नल टोड की उपाधि भारत के गवर्नर जनरल के द्वारा इन्हें दी जाती है, 1813 में दी जाती है। तो देखिएगा ये सारे फैक्ट जो है अपने को एक बार याद रखने हैं। देख इनकी आपको पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगी, और अगर आप चाहें तो इन्हें उतार भी सकते हैं, साथ के साथ लिख भी सकते हैं।
यहां तक सबने लिख लिया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये अपने राजस्थान के इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे कि राजस्थान के इतिहास का जनक वगैरह कौन है। अपन विधिवत इतिहास बिंदु दर बिंदु पढ़ रहे हैं। देखिए सबका कमेंट आ रहा है, लिख लिया। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, राजस्थान में 19 रियासतों के बारे में, 3 ठिकानों के बारे में, राजस्थान शब्द के बारे में, इतिहास के बारे में, टोड के बारे में अपन चर्चाएं कर चुके हैं। जोड़ का मतलब होता है जो शेखावाटी क्षेत्र के जो प्राचीन समय के कुएं जो होते थे, नलकूप जो होते थे, जो आपने देखा होगा प्राचीन समय में अपना इंजन लगा के जो अपने जोड़ वगैरह जो कुएं चलाते थे। आजकल तो लाइट का जमाना है। पहले जो कच्चे कुएं होते थे, उन कच्चे कुओं को जोहड़ कहा जाता है। उनको बताओ क्या कहा जाता है? जोहड़ कहा जाता है। जो कच्चे कुएं, कुछ विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि जोड़, तो दोबारा से देख लें। जो शेखावाटी क्षेत्र है वहां पर जो कच्चे कुएं, नलकूप जो बने होते थे, उनको अपन क्या कहते थे? जोहड़ कहा जाता था। अब देखते हैं, राजस्थान में 19 रियासतें जो थी, इन 19 रियासतों में 3 ठिकानों में और 1 चीफ कमिश्नर। यहां पर लगभग 16 रियासतों में राजपूतों का अधिकार। बताओ 16 जो रियासतें हैं, तो वहां 16 रियासतें हैं। इन 16 रियासतों में बताओ शासन किसने किया था? राजपूतों ने। यहां पर जो 16 रियासतें हैं, इन 16 रियासतों में बताओ शासन किसने किया था? राजपूतों ने शासन किया था। और 2 रियासतों में जाट राजवंश, 2 पर किसने शासन किया था? जाट। और एकमात्र जो मुस्लिम रियासत, एकमात्र बताओ रियासत कौन सी रियासत थी? मुस्लिम रियासत। तो ये कुल 19 रियासतें हैं, जिनमें से 16 में राजपूतों ने शासन किया था, 2 पर जाटों का शासन था, और 1 जो रियासत है, उस 1 रियासत के ऊपर बताओ शासन किसका था? 1 रियासत, एकमात्र मुस्लिम रियासत जिसे अपन नवाबों की नगरी कहते हैं, वो रियासत थी टोंक। यानी राजस्थान का इतिहास पढ़ते हैं तो राजस्थान का अधिकांश इतिहास राजपूतों का इतिहास है। किसका इतिहास है? राजपूतों का, फिर जाटों का, और फिर मुसलमानों का इतिहास है। तो सबसे पहले अपन राजपूतों के इतिहास से शुरुआत करते हैं। और राजपूतों के इतिहास से जब शुरुआत करते हैं तो राजपूतों की उत्पत्ति, यानी राजपूत आए कहां से थे, उन सभी बिंदुओं पर अपन चर्चा करते हैं। तो अगला बिंदु जो अपना रहने वाला है, वो अपना हेडिंग लगा लीजिए, राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत। जो अगला बिंदु है अपना, उस बिंदु का नाम क्या है? राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत। बताओ राजपूतों की उत्पत्ति के जो सिद्धांत है, वो राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत पढ़ते हैं कि कौन कौन से जो सिद्धांत है वो राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत है। वो कौन कौन से जो सिद्धांत है वो राजपूतों की उत्पत्ति के क्या माने जाते हैं? ये उत्पत्ति के सिद्धांत माने जाते हैं। तो देखिएगा, अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत है। कोई राजपूतों को विदेशी बताता है, कोई राजपूतों को ब्राह्मण बताता है, कोई राजपूतों को अग्निकुंड से बताता है। और निश्चित रूप से चाहे कोई सी भी परीक्षा हो राजस्थान में, आप जिस भी कोर्स की तैयारी कर रहे हैं, और ऐसा कोई भी आज तक का कंपटीशन एग्जाम राजस्थान में नहीं होगा जिसमें इस राजपूतों की उत्पत्ति का प्रश्न नहीं आया होगा। ध्यान रखना, 6 से 7 कथन है। अगर ये 7 कथन है तो आपकी हर राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा में 1% डंके की चोट से ही होगा। अधिकतर पेपरों में यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये 7 जो सिद्धांत है, ये 7 सिद्धांत अपने को कंठस्थ होने चाहिए, और आसानी से मैं आपको याद भी करवा दूंगा। तो अपना जो बिंदु है राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत है, उन उत्पत्ति के सिद्धांतों में क्या क्या बिंदु है और क्या क्या है, उन सब का अपन चर्चा करते हैं एक एक बिंदु पर। सबसे पहले मैं चर्चा करता हूं राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत में नंबर 1 इतिहासकार G.H. ओझा। बताओ नंबर 1 इतिहासकार गौरी शंकर हीराचंद ओझा। इनका पूरा नाम क्या था? गौरी शंकर हीराचंद ओझा। इतिहासकार जो है गौरी शंकर हीराचंद ओझा राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में क्या कहते हैं, इनको अपन ध्यान से सुनते हैं। तो इतिहासकार G.H. ओझा के अनुसार, गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार, राजपूत आर्यों की संतानें हैं। राजपूत आर्यों की संतानें हैं। यह कथन सीधा सा ध्यान रखना,
G.H. ओझा के अनुसार राजपूत आर्यों की संतानें हैं। सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि राजपूत आर्यों की संतानें हैं, कथन किसका है? G.H. ओझा यानी गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने ऐसा कहा था कि राजपूत आर्यों की संतानें हैं। अब ध्यान रखना, जो आर्यों की संतानें होती है उन्हें क्षत्रिय कहा जाता है। बताओ उन्हें क्या कहा जाता है? क्षत्रिय कहा जाता है। और जो क्षत्रिय होते हैं वो प्राय चंद्रवंशी या सूर्यवंशी हो सकते हैं। तो यहां से अपनी तीन परिभाषाएं निकल सकती है। परीक्षा में तीन प्रकार के क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। पहला, राजपूत चंद्रवंशी सूर्यवंशी दोनों ही हो सकते हैं। ओझा जी ने ऐसा नहीं कहा था कि राजपूत चंद्रवंशी है या राजपूत सूर्यवंशी। उन्होंने तो यह कहा कि राजपूत क्षत्रिय है, अर्थात राजपूत आर्यों की संतानें हैं। वो चंद्रवंशी भी हो सकते हैं, सूर्यवंशी भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। आधे चंद्रवंशी है, आधे सूर्यवंशी है। और आर्यों की संतानें, और जो आर्यों की संतानें होती है उन्हें क्षत्रिय कहा जाता है। उपरोक्त कथन किसका है? इतिहास गौरी शंकर हीराचंद ओझा का है। आपको यह बिंदु फैक्ट आपके दिमाग में रहना चाहिए। सीधा देखो, ओझा में ए आ रहा है और आर्य में ए आ रहा है, यानी ओझा आते ही आपके दिमाग में घुस जाना चाहिए ओझा आर्य। ओझा ने क्या कहा था? ए से आर्य, ए से ओझा, यानी राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में पहला ही कथन हो गया कि गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार राजपूत आर्यों की संतानें हैं और आर्यों की संतानें होती है। उन आर्यों की संतानों को क्या कहा जाता है? क्षत्रिय कहा जाता है। साथ के साथ ओझा जी ने यह भी कह दिया कि आधे राजपूत तो चंद्रवंशी है और आधे राजपूत जो है सूर्यवंशी है। ऐसा पहला सिद्धांत देने वाले इतिहासकार का नाम क्या था? G.H. ओझा, यानी गौरी शंकर हीराचंद ओझा। आगे बढ़ते हैं नंबर 2 पर। ध्यान रखना, मुणहोत नैणसी एसआई पेपर में, एसआई सब इंस्पेक्टर के पेपर में यह प्रश्न आ चुका है। एक व्यक्ति तो है अपना मुणहोत नैणसी, क्या एक जो व्यक्ति है उसका नाम है नयन चंद्र सूरी। व्यक्ति का नाम क्या है? नयन चंद्र सूरी। और ये जो नयन चंद्र सूरी है, नयन चंद्र सूरी, इस नयन चंद्र सूरी ने एक ग्रंथ लिखा है और उस ग्रंथ का नाम है हमीर महाकाव्य। नयन चंद्र सूरी ने बताओ एक ग्रंथ लिखा है और उस ग्रंथ का नाम क्या है? हमीर महाकाव्य है। अब हमीर महाकाव्य जो है वो हमीर महाकाव्य ग्रंथ, एक इनके साथ और ध्यान रख लेना, इन्हीं का एक साथी जिनका नाम है जय नायक भट्ट, और जो जय नायक भट्ट है इन्होंने एक ग्रंथ लिखा है और उस ग्रंथ का नाम है पृथ्वीराज विजय। बताओ उस ग्रंथ का नाम क्या है? पृथ्वीराज विजय। और ये दोनों ग्रंथों के अनुसार राजपूत जो है, राजपूत सूर्यवंशी है। बताओ राजपूत क्या है? सूर्यवंशी है। ये राजपूत सूर्यवंशी जो है ये कहने वाले बताओ कौन है? एक तो है अपना नयन चंद्र सूरी, दूसरा है जयनायक भट्ट। इनके अनुसार जो है राजपूत क्या है? सूर्यवंशी है। तो ध्यान रखिएगा, दूसरा अपना उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में क्या आ गया? सूर्यवंशी। सीधा सा याद रख लेना, महाकाव्य या सूरी याद रख लेना, नयन चंद्र सूरी, सूरी से सूर्य, सूरी से क्या बन जाएगा? सूर्य। ओझा से क्या बन जाएगा? आर्य बन जाएगा। यानी ओझा आए तो आर्यों की संतानें और सूर्य आए तो सूर्य वंशी। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या? कितने सिद्धांत पढ़ लिए? 2 सिद्धांत पढ़ लिए। ऐसे ही करके अपन सारे सिद्धांत पढ़ लेंगे। अगला देखते हैं, तीसरा इतिहासकार जो है, तीसरा राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में सिद्धांत इतिहासकार है एक, जिनका नाम है सीवी वैद्य। इतिहासकार का नाम है सीवी वैद्य। और सीवी वैद्य के अनुसार, सीवी वैद्य के अनुसार राजपूत शुद्ध तौर पर भारतीय है। राजपूत शुद्ध तौर पर भारतीय है। राजपूत शुद्ध तौर पर भारतीय है, अर्थात
वैदिक आर्यों की संतानें हैं। बताओ किसकी संतानें हैं? अर्थात वैदिक आर्यों की संतानें। और जो वैदिक आर्यों की, क्योंकि अपने पूर्वज क्या है? वैदिक आर्य हैं। और जो वैदिक आर्यों की संतानें हैं, वो संतानें जो होती है, वो संतानें जो होती है, वो संतानें होती है अपनी शुद्ध तौर पर भारतीय। ये तीन सिद्धांत राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में पढ़ चुके हैं अपन ने, और तीनों के तीनों जो है वो अपने को ध्यान में रखना है। तीनों के तीनों सिद्धांत अलग अलग परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। पहला सिद्धांत जी.एच. ओझा राजपूत आर्यों की संतानें, दूसरा सूर्यवंशी, ये एसआई के पेपर में पूछा जा चुका है, और सीवी वेद के अनुसार राजपूत शुद्ध तौर पर भारतीय है, आर.एस. प्री के पेपर में पूछा जा चुका है। तो ध्यान रखिएगा, ये तीनों सिद्धांत बताओ याद होंगे या नहीं होंगे? अरे आसानी से याद हो जाएंगे। ओझा में ए आ रहा, यानी ओझा ने कहा राजपूत किसकी संतानें? आर्यों की। और जो आर्यों की संतानें होती है बताओ उसे क्या कहते हैं? क्षत्रिय। नयन चंद्र सूरी कह रहा है कि राजपूत सूर्यवंशी है, यानी सूरी से सूर्य बन जाएगा, यानी जहां सूर्य दिखे वो सूर्य जो है सूर्यवंशी का प्रतीक है। यानी किसने कहा था कि ये सूर्यवंशी है? तो नयन चंद्र सूरी ने कहा। बिल्कुल क्लियर है। फिर शुद्ध सीवी वेद के अनुसार, वेद यानी क्या होता है? शुद्ध। आप कहते हो ना कि ये वेद है या नहीं है, वेद का अर्थ क्या होता है? शुद्ध है। तो सीवी वेद के अनुसार राजपूत शुद्ध तौर पर क्या है? भारतीय, यानी वेद है, वैलिड है। राजपूत वैलिड है, यानी राजपूत भारतीय है। दोनों के बारे में अपने को ध्यान रखना है। और शुद्ध तौर पर भारतीय होने का अर्थ क्या है? राजपूत जो है वैदिक आर्यों की संतानें है। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी ये कुल होते हैं, कमेंट आ रहे हैं कि सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, जो सूर्य से उत्पन्न सूर्यवंशी और जो चंद्रवंशी, जिनके स्थित शीश पर चंद्रमा हो, यानी दो अलग अलग कुल होते हैं। तो सूर्य कुल होता है, चंद्र कुल, इस पर भी अपन चर्चा करेंगे। तो सूर्यवंशी अथवा चंद्रवंशी है। तो ये तीनों फैक्ट आप सबको बताओ समझ में आए या नहीं आए? अच्छे से सबको क्या होने चाहिए? याद होने चाहिए। हो जाएंगे क्या इतना आसान से? सूर्य यानी सूर्यवंशी, वैलिड यानी वेद के अनुसार वेद है यानी भारतीय है, और ओझा के अनुसार आर्यों की संतानें। क्लियर है सबको यहां तक? फिर आगे बढ़ता हूं मैं। अगर यहां तक क्लियर नहीं है तो बताइए, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। अब राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में अगले सिद्धांत के बाद बात करते हैं। राजपूतों की उत्पत्ति का जो चौथा सिद्धांत है, उस राजपूतों की उत्पत्ति के चौथे सिद्धांत के बारे में अपने आगे करते हैं। अब देखना, राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में अगला जो सिद्धांत है, उस अगले सिद्धांत का है D.R. भंडारकर। अगले जो इतिहासकार है, इनका नाम क्या है? D.R. भंडारकर। बताओ क्या है? D.R. भंडारकर। और जो D.R. भंडारकर है, ये D.R. भंडारकर साहब जो है, ये क्या कहते हैं कि D.R. भंडारकर कहते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों अथवा गुर्जरों से हुई है। ध्यान रखना, D.R. भंडारकर क्या कहते हैं? राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों अथवा गुर्जरों से हुई है। बताओ किससे हुई है? या तो ब्राह्मणों से हुई है या गुर्जरों से हुई है। यह भी ध्यान रखना, ब्राह्मणों अथवा गुर्जरों से हुई है, यह बिंदु अपने को ध्यान रखना है। और D.R. भंडारकर ने जो सिद्धांत दिया, यानी ये जो मत है, इस मत का समर्थक यानी इस बात का समर्थन किसने किया? तो ध्यान रखना, इस मत का जो समर्थक माने जाते हैं वो माने जाते हैं गोपीनाथ शर्मा। बताओ इस मत का जो समर्थक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? गोपीनाथ जो शर्मा है वो अपना इसका क्या माना जाता है? समर्थक माना जाता है। देखिएगा, अगला सीधा सा कथन परीक्षा में सीधा पूछा जाएगा। राजपूत ब्राह्मणों की संतानें हैं, इस मत का समर्थन किसने किया? ध्यान रखिएगा, मत का समर्थन किसने किया?
मत का समर्थन गोपीनाथ शर्मा ने किया, जबकि इस मत का प्रतिपादन किसने किया? प्रतिपादन किसने किया था? DRA भंडारकर। कंफ्यूजन नहीं होना, मैं बता रहा हूं ये 7 पॉइंट ऐसे हैं जहां से प्रश्न आएगा ही आएगा, प्रश्न आएगा ही आएगा। गांठ बांध करके चल लें। इन राजपूतों के इतिहास का जब पढ़ते हैं तो उत्पत्ति के सिद्धांत से इन 7 कथनों से हर बार प्रश्न आएगा, और प्रश्न हर बार विद्यार्थी कंफ्यूजन की स्थिति में रहता है। लेकिन उत्कर्ष ऐप से जुड़ने के बाद कंफ्यूजन आपके दिमाग में होना नहीं चाहिए। अगर पूछे कि इस मत का प्रतिपादन किसने किया, तो DR भंडारकर ने किया, जबकि इस मत का समर्थन किसने किया, तो इस मत का समर्थन किसने किया था? गोपीनाथ शर्मा ने किया। बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? किसी को दिक्कत नहीं है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। किसी को दिक्कत नहीं है तो अगला सिद्धांत है, DR भंडारकर ने कह दिया कि राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई है, और इस मत का समर्थन किसने कहा है? इस मत का समर्थन किया है गोपीनाथ शर्मा ने। फिर देखते हैं कर्नल जेम्स टोड। ये जो मत है ना, ये मत सबसे महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड। और कर्नल जेम्स टोड क्या कहते हैं? कर्नल जेम्स टोड कहते हैं, कर्नल जेम्स टोड कहते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति, राजपूतों की उत्पत्ति विदेशियों से मानी जाती है। राजपूतों की उत्पत्ति विदेशियों से मानी जाती है, ध्यान रखिएगा। राजपूतों की उत्पत्ति विदेशियों से मानी जाती है। तो राजपूत विदेशी है। अगर आपसे पूछ ले कि राजपूत विदेशी है, तो राजपूत विदेशी है, इस मत का समर्थन किसने किया था? तो राजपूत विदेशी है, तो राजपूत इस मत का प्रतिपादन करने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम क्या हो जाएगा? कर्नल जेम्स टोड। अब देखना, कर्नल जेम्स टोड ने इस मत का प्रतिपादन तो कर दिया, लेकिन इसका समर्थक कौन कौन है? और कर्नल जेम्स टोड ने, ध्यान रखना, कर्नल टोड ने राजपूतों को 5वीं जाति की संज्ञा दी। कर्नल टोड ने राजपूतों को 5वीं जाति की संज्ञा दी, राजपूतों को 5वीं जाति की संज्ञा दी। 5वीं जाति की संज्ञा, इसका अर्थ क्या होता है? कर्नल जेम्स टोड ने राजपूतों को 5वीं जाति की संज्ञा दी, इसका अर्थ क्या होता है? तो देखिएगा, इसका अर्थ यह होता है, कर्नल टोड ने क्या कहा कि 4 लड़ाकू जातियां, ध्यान रखना, 4 लड़ाकू जातियां, एक जाति का नाम है शक, एक जाति का नाम है सीतियन, एक जाति का नाम है हूण, और एक जाति का नाम है कुषाण। बताओ, एक जाति का नाम क्या है? कुषाण। ये 4 विदेशी जातियां हैं। चारों की चारों जो जातियां हैं, ये चारों की चारों बताओ कौन सी जातियां हैं? विदेशी लड़ाकू जातियां, विदेशी लड़ाकू जातियां। यानी विदेशों में जो लड़ाइयां लड़ने वाली ये जो 4 जातियां हैं, वो 4 जातियां जो है वो कौन कौन सी है? शक, सीतियन, हूण, कुषाण। ये जब अरबों के आक्रमण के समय, हूणों के आक्रमण के समय, जब अरबों ने और हूणों ने इन भारतीयों पर आक्रमण किया, तब उन आक्रांताओं में ये 4 प्रमुख जातियां होती थी। और आक्रमण के समय इन जातियों के जो लोग हैं, इन जातियों के जो लोग हैं, वो इन जातियों के जो लोग हैं वो भारत में बस गए। बताओ कहां पर बस गए थे? भारत में बस गए थे। और जब इन लोगों के भारत में बसने पर भारतीयों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित हुए। बताओ, इनके भारतीयों के साथ कौन से संबंध स्थापित होते हैं? भारतीयों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित होते हैं। तो जो उत्पन्न संतान थी, वो संतान बताओ क्या कहलाई? राजपूत कहलाई। वो संतान बताओ क्या कहलाई थी? राजपूत कहलाई थी। ये अपने को ध्यान में रखना है। बता रहे हैं किस किस ने क्या क्या कहा था। देखिएगा, शक, सीतियन, हूण, कुषाण, ये 4 विदेश में लड़ने वाली जातियां थी। और इन जातियों ने, यानी जब अरबों का आक्रमण हुआ, हूणों का आक्रमण हुआ,
तब इन जातियों के जो लोग थे वो भारत में बस गए। अब इनकी महिलाओं के संबंध भारतीय पुरुषों के साथ और भारतीय पुरुषों के संबंध इनकी महिलाओं के साथ जब वैवाहिक संबंध बने और जो संतानें उत्पन्न हुई, कर्नल टोड ने कहा कि वही संतानें क्या है, राजपूत है। यानी 4 जातियां तो विदेशी, शक, सीतियन, हूण और कुषाण 5वीं जाति भारतीय। इस कारण जो है अपना ध्यान रखिएगा, 5वीं जाति की जो संज्ञा है वो 5वीं जाति की संज्ञा कर्नल टोड ने किसको दी है, राजपूत को दी है। यह भी अपने को ध्यान में रखना है। यानी कर्नल टोड के अनुसार राजपूत कौन सी जाति है, 5वीं। अब देखना इनमें भी अलग अलग इतिहासकार है, इन चारों जातियों में अलग अलग उत्पत्ति मानते हैं। जैसे कर्नल टोड क्या कहते हैं, फिर से देख ले, इन्हीं में से देख ले कर्नल टोड। अगर आपसे पूछा जाए कि कर्नल टोड के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति कहां से हुई, तो कर्नल टोड क्या कहते हैं कि शक प्लस सीतियन। कर्नल टोड कहते हैं कि 2 प्रमुख विदेशी जातियां, एक तो कौन सी, शक है, और दूसरी बताओ कौन सी, सीतियन। कर्नल टोड के अनुसार जो है अपना शक प्लस जो अपना शक और सीतियन है, इनके भारतीयों के साथ जो संबंध होते हैं, इनसे बताओ कौन सी जाति उत्पन्न होती है, राजपूत। यानी सीधा सा ध्यान रखना है, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार अपने को ध्यान क्या रखना है, राजपूतों की उत्पत्ति किससे होती है, शक और सीतियन से होती है। क्लियर है यहां तक। उसके बाद देखना यहीं पर क्या कहा जाता है, यहीं पर विलियम क्रूक व कनिंगम के अनुसार, ध्यान रखना, विलियम क्रूक के और कनिंगम 2 इतिहासकार है, एक तो है विलियम क्रूक के और दूसरा कनिंगम। ये कहते हैं कि राजपूतों की जो उत्पत्ति होती है ये कुषाणों से होती है। बताओ किससे होती है, जो कुषाण जाति है उस कुषाण जाति से बताओ किसकी उत्पत्ति होती है, राजपूतों की होती है। ये भी अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। यानी कुषाणों से राजपूतों की जो उत्पत्ति बताई थी वो उत्पत्ति किसने बताई थी, विलियम क्रूक और कनिंगम में। अब देखना अगला ध्यान रखना, एक और व्यक्ति है V.A. स्मिथ। व्यक्ति का नाम क्या है, V.A. स्मिथ। और V.A. स्मिथ ने इनकी उत्पत्ति हूणों से, बताओ हूणों से उत्पत्ति राजपूत हुए हैं ये, या राजपूत हूणों की संतानें हैं, ऐसा कथन कहने वाला इतिहासकार कौन है, अपना V.A. स्मिथ है। ऐसा कथन कहने वाला इतिहासकार बताओ कौन है, V.A. स्मिथ। तो ये जो मत है, यहां से 5 प्रमुख क्वेश्चन पुटअप होते हैं, 5 से 6 प्रमुख क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो देखिएगा कौन कौन से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, फिर से मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूं। सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा। तो कर्नल जेम्स टोड के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति विदेशियों से मानी जाती है, यानी राजपूत विदेशी है। साथ के साथ ही कर्नल टोड ने कहा कि राजपूत 5वीं जाति है। 5वीं जाति का अर्थ क्या है, कर्नल टोड ने कहा कि 4 विदेशी लड़ाकू जातियां, शक, सीतियन, हूण, कुषाण, ये भारत पर आक्रमण करके इनके कुछ लोग भारत में बस जाते हैं। और जब इन जातियों के लोगों के वैवाहिक संबंध भारतीयों से होते हैं और जो संतानें उत्पन्न होती है वो संतानें राजपूत कहलाती है। यानी 4 विदेशी जातियां प्लस 1 भारतीय बराबर 5वीं जाति राजपूत है। उपरोक्त कथन किसने कहा, कर्नल जेम्स टोड ने कहा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, खोपड़ा खुला रखें, सीधा अंदर जाना चाहिए। अगला ध्यान रखें, कर्नल टोड ने साथ में यह भी कहा था कि जो अधिकांश विदेशी थे वो शक और सीतियन थे। यानी परीक्षा में प्रश्न ऐसा भी हो सकता है कि राजपूतों की उत्पत्ति शक और सीतियन से हुई। उपरोक्त कथन किसका है, कर्नल जेम्स टोड का। आगे इतिहासकार कनिंगम और क्रूक इन्होंने कहा कि राजपूतों की उत्पत्ति कुषाण से हुई। और आगे स्मिथ ने कहा कि राजपूतों की उत्पत्ति हूणों से हुई। राजपूतों की उत्पत्ति किससे हुई, हूणों से हुई। तो ये 4, 5 और 6 प्रकार के क्वेश्चन यहां से पुटअप होते हैं। याद क्या रखना है,
कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड। से याद रखें, शक और सीतियन, जेम्स यानी से शक और सीतियन, शक और सीतियन आएगा तो जेम्स आएगा, और जेम्स कौन है? जेम्स है कर्नल। क्रुक और कनिंगम, के से के यानी कुषाण, कुषाण किसने कहा? यानी जिसमें कुषाण किससे शुरू हो रहा है? के से, और जिनका नाम के से शुरू होगा उन्होंने उत्पत्ति कुषाण की बताई है, यानी क्रुक और कनिंगम कुषाण। और वी ए स्मिथ जो है, उस वी ए स्मिथ ने राजपूतों की उत्पत्ति हूणों से बताई है। बताओ, राजपूतों की उत्पत्ति किससे बताई है? हूणों से बताई है। ये अपना राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में सिद्धांत जो है कर्नल जेम्स टोड का है। यहां तक सब विद्यार्थियों को पूर्ण रूप से दिमाग में एकदम मामला मैटर जो है सेटअप होना चाहिए। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, यहां तक सबने उतार लिया। उसके बाद में देखिएगा, यहां तक कि ये राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में कर्नल जेम्स टोड का कथन हो गया। अब कर्नल जेम्स टोड के कथन के बाद आगे बढ़ते हैं, और आगे क्या है? आगे जो सिद्धांत देने वाले हैं उनका नाम है चट्टोपाध्याय, डीपी चट्टोपाध्याय। और डीपी चट्टोपाध्याय ने क्या कहा है, ध्यान रखिएगा। डीपी चट्टोपाध्याय, और डीपी जो चट्टोपाध्याय है, यह सिद्धांत भी अपने को ध्यान में रखना है। डीपी चट्टोपाध्याय का सिद्धांत है, इनकी जो अवधारणा है वो मिश्रित अवधारणा है। इनकी अवधारणा बताइए, कौन सी अवधारणा है? मिश्रित। ये कहते हैं कि राजपूत ना तो देसी ना विदेशी, राजपूत ना तो देसी ना ही विदेशी, ना तो देसी और ना ही विदेशी, ना ही विदेशी, ये जाति मिश्रित है। ना ही विदेशी, ये जाति बताओ क्या है? मिश्रित है। यानी पूर्ण रूप से ना तो देसी है और ना ही पूर्ण रूप से विदेशी है। ध्यान रखिएगा, ना ही पूर्ण रूप से देसी है और ना ही पूर्ण रूप से विदेशी है, ये तो मिश्रित है। ये तो बताओ क्या है? मिश्रित है। साथ के साथ ही इनके अनुसार राजपूत सामाजिक व आर्थिक उपज है। राजपूत सामाजिक व आर्थिक उपज है। बताओ, राजपूतों के बारे में सामाजिक व आर्थिक उपज है, ऐसा कथन कहने वाले विद्वान का नाम भी बताओ क्या हो जाएगा? डीपी चट्टोपाध्याय। डीपी चट्टोपाध्याय जो है, उनके बारे में जो है, उनकी अवधारणा को मिश्रित अवधारणा व आर्थिक अवधारणा भी कहते हैं। इनकी जो अवधारणा है, इनको ध्यान रखना, क्या कहते हैं? मिश्रित अवधारणा व आर्थिक अवधारणा भी कहा जाता है। क्लियर है यहां तक? मिश्रित अवधारणा व आर्थिक अवधारणा भी कहा जाता है। किसकी अवधारणा को? डीपी चट्टोपाध्याय। सीधा सा लाइन है, चट्टोपाध्याय साहब ने क्या कहा था कि राजपूत ना तो देसी है और ना ही राजपूत विदेशी है, ये तो एक मिश्रित जाति है। तो मिश्रित जो जाति है वो मिश्रित जाति है डीपी चट्टोपाध्याय के अनुसार। ये अवधारणा आपके दिमाग में होनी चाहिए। साथ के साथ जो डीपी चट्टोपाध्याय है, उन्होंने कहा कि राजपूत सामाजिक व आर्थिक उपज है। राजपूत सामाजिक व क्या है? आर्थिक उपज। अगला कथन अपने को यह भी क्लियर होना चाहिए। यहां तक बताओ, किसी को कोई दिक्कत है क्या? यह आपको याद रखना है। राजपूतों की मिश्रित अवधारणा या राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में ऐसा किसने कहा कि राजपूत सामाजिक व आर्थिक उपज है? तो ऐसा कहने वाले इतिहासकार का नाम क्या है? डीपी चट्टोपाध्याय। यह आपका बिल्कुल सही आंसर जो होगा वो जो है, इसके बारे में अपने को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगली जो अवधारणा है वो अवधारणा है अपने, अवधारणा कौन सी अवधारणा है? अगली जो अवधारणा है वो अवधारणा है अपनी
अग्निकुंड सिद्धांत, यानी राजपूतों की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वो सिद्धांत बताओ कौन सा सिद्धांत है। राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में जो अगला सिद्धांत है उस सिद्धांत का नाम बताओ कौन सा सिद्धांत है। अग्निकुंड सिद्धांत है। सामाजिक व आर्थिक उपज है, इसका क्या मतलब है? इसका अर्थ यह है कि राजपूत जो है एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में और भारत की पूंजी भी है, यानी समाज का परिवेश भी तय होगा और भारत की पूंजी भी कौन सी जाति है? राजपूत जाति है। ऐसा कथन चट्टोपाध्याय ने कहा था कि राजपूत सामाजिक व आर्थिक पूंजी है, वो अपने को ध्यान से देखना है। अब अगला सिद्धांत ध्यान से समझना है, अग्निकुंड सिद्धांत। और इस अग्निकुंड सिद्धांत का अगर आपसे पूछ ले कि प्रतिपादक कौन है, तो सबसे पहले तो अग्निकुंड सिद्धांत का अपने को पता होना चाहिए प्रतिपादक अथवा जनक। इस सिद्धांत का जनक है चंद्रबरदाई। इस सिद्धांत का बताओ जनक कौन है? इस सिद्धांत का जो जनक है वो जनक है चंद्रबरदाई। इस सिद्धांत का बताओ जनक कौन है? इस सिद्धांत का जनक है चंद्रबरदाई। देखिएगा चंद्रबरदाई जो है वो क्या कहता है। चंद्रबरदाई और चंद्रबरदाई का ग्रंथ बताओ कौन सा है। चंद्रबरदाई का जो ग्रंथ है उस ग्रंथ का नाम है पृथ्वीराज रासो। बताओ ग्रंथ का नाम क्या है? पृथ्वीराज रासो। ये ग्रंथ जो है इसकी रचना किसने की थी? चंद्रबरदाई ने। साथ के साथ इस ग्रंथ के अनुसार क्या कहा जाता है? इस ग्रंथ के अनुसार ऐसी मान्यता है कि वशिष्ठ मुनि ने ये जो सिद्धांत है ये क्या कहता है कि एक संत महात्मा थे, उन संत का नाम था वशिष्ठ मुनि। बताओ उस संत का नाम क्या था? वशिष्ठ मुनि। चंद्रबरदाई कहता है कि जो है अपना प्रतिपादक या जनक जो है चंद्रबरदाई, ये कहता है कि एक संत था वशिष्ठ मुनि। इस वशिष्ठ मुनि ने आबू पर्वत पर, इस वशिष्ठ मुनि ने आबू पर्वत पर अग्निकुंड यज्ञ किया। बताओ आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया और आबू पर्वत पर जो यज्ञ किया था उस यज्ञ का नाम था अग्निकुंड। आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया, उस यज्ञ का नाम था अग्निकुंड यज्ञ। और ये मान लीजिए अग्निकुंड यज्ञ हो रहा है। ये जो अग्निकुंड यज्ञ है, इस अग्निकुंड यज्ञ से 4 संतानें प्राप्त होती है। बताओ कितनी संतानें प्राप्त होती है? इस अग्निकुंड से 4 संतानें प्राप्त होती है। जो नंबर 1 की संतान है उसका नाम है परतियार। नंबर 2 की जो संतान है उसका नाम है परमार। नंबर 3 की जो संतान है उसका नाम है चालुक्य। उसका नाम बताओ क्या है? चालुक्य। और नंबर 4 की जो संतान है उस संतान का नाम बताइए क्या? नंबर 4 की जो संतान है, ये जो चालुक्य होते हैं, इन चालुक्य का ही दूसरा नाम है सोलंकी। नंबर 3 जो चालुक्य को ही सोलंकी, और नंबर 4 की जो संतान है वो चेहमान अथवा चौहान। वो चेहमान अथवा कौन सी है? चौहान। यानी ये जो है, ये जो अपना अग्निकुंड सिद्धांत है, ये अग्निकुंड सिद्धांत जो है वो क्या कहता है? अग्निकुंड सिद्धांत का प्रतिपादक या जनक है चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई ने ग्रंथ कौन सा लिखा था? पृथ्वीराज रासो। और इस पृथ्वीराज रासो जो है, वो पृथ्वीराज रासो जो है, इस पृथ्वीराज रासो के अनुसार एक संत थे जिनका नाम था वशिष्ठ मुनि। और ये जो वशिष्ठ मुनि संत है, इन वशिष्ठ मुनि ने आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया था। उस यज्ञ का नाम बताओ कौन सा यज्ञ है? अग्निकुंड। और उससे कुल 4 संतानें प्राप्त हुई थी। सबसे पहली संतान, सबसे बड़ी जो पुत्र था वो प्रतिहार, नंबर 2 का परमार, और नंबर 3 का चालुक्य, और नंबर 4 का बताओ कौन सा? चेहमान अथवा चौहान। यानी राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से मानी जाती है। ऐसा कहने वाले व्यक्तित्व का नाम क्या था? ऐसा कहने वाले व्यक्ति का नाम था चंद्रबरदाई। और राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में जो सर्वमान्य मत है, यानी सर्वाधिक माना जाने वाला मत है, वो मत भी अपना कौन सा मत है? वो मत भी अपना जो है, वो मत भी अपना कौन सा मत है? अग्निकुंड का सिद्धांत है। यहां तक ध्यान रखिएगा, ये कुल अपने राजपूतों की उत्पत्ति के सारे सिद्धांत थे। ये ग्रंथ जो पृथ्वीराज रासो है, इसकी ध्यान रखना रचना पूर्ण किसने की? तो ध्यान रखना जो रचना पूर्ण की जाती है
वो जलहण के द्वारा, बताओ किसके द्वारा की जाती है? चंद्र बरदाई ने लिखा था, पृथ्वीराज रासो लिखना तो शुरू किया था, लेकिन रचना पूर्ण की थी जलहण ने। और इस रचना को लोकप्रिय या इस रचना का उद्धारक, अगर आपसे पूछ ले कि इस रचना का उद्धारक किसे कहते, तो इस रचना का उद्धारक अथवा लोकप्रियता दिलाने वाले जो व्यक्ति थे उसका नाम था कर्नल जेम्स टोड। उस व्यक्ति का नाम बताओ क्या था? कर्नल जेम्स टोड। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जो अपने सारे के सारे जो महत्वपूर्ण बिंदु है ये अपने को राजपूतों की इतिहास की उत्पत्ति के संबंध में जाने रखने हैं। यहां तक के जितने भी सिद्धांत अपन ने पढ़े हैं वो सारे के सारे राजपूतों की उत्पत्ति के, और इन 7 सिद्धांतों से ध्यान रखना, जहां से पढ़ने में आपको कुछ बोरिंग सा महसूस होता है वहां से परीक्षा में प्रश्न सर्वाधिक पुटअप होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहां से प्रश्न निश्चित रूप से परीक्षा में आएगा। तो अब यह है अपनी प्रमुख राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत। राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत जो है वो राजपूतों की उत्पत्ति के जो सिद्धांत है वो सबको क्लियर होने चाहिए। आशा करते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। दोबारा से मैं मोटे मोटे रूप में रिवाइज करवा देता हूं कि जो राजपूतों की उत्पत्ति के जो सिद्धांत है वो कौन कौन से सिद्धांत है, किस किस ने दिए थे। तो सबसे पहले अपन ने देखा था जो राजपूतों की कुल रियासतें हैं 16, यानी जो अधिकांश इतिहास है वो राजपूतों से संबंधित है। वो राजपूतों से जो संबंधित है वो अपने को ध्यान में रखना है। अब राजपूतों के से संबंधित इतिहास है तो उनकी उत्पत्ति के सिद्धांत पढ़ेंगे। उनकी उत्पत्ति के 3 सिद्धांत मैंने यहां पर लिखे हैं। पहला, G.H. ओजा के अनुसार राजपूत आर्यों की संतानें थी। G.H. ओजा के अनुसार राजपूत बताओ किसकी संतानें थी? आर्यों की संतानें थी। नयन चंद्र सूरी के अनुसार राजपूत सूर्यवंशी थे। सीवी वेद के अनुसार राजपूत वैदिक आर्यों की संतानें थी। क्लियर है? सबको याद करना है, गांठ बांध लेना। अगर परीक्षा में सफल होना है तो जो भी पढ़ाया जाए सीधा दिमाग में सेव होना चाहिए। अगला देखिए, 3 सिद्धांत के बाद में अगला सिद्धांत अपन ने नंबर 4 का सिद्धांत देखा था। और नंबर 4 का सिद्धांत D.R. भंडारकर ने क्या कहा था कि D.R. भंडारकर के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों अथवा गुर्जरों से हुई है। और इस मत का जो समर्थन किया था किसने किया था? गोपीनाथ शर्मा ने। क्लियर है? यह भी अपने को पता होना चाहिए। इसके बाद में कर्नल जेम्स टोड, अगला जो मत था वो कर्नल जेम्स टोड का मत था। और कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा था कि राजपूतों की उत्पत्ति विदेशियों से हुई है और 5वीं जाति है। विदेशी भी कितने आए थे? 4 आए थे। ये 4 लड़ाकू जातियां थी। इनका जब संबंध, वैवाहिक संबंध भारतीयों के साथ होता है तब जो नई संतान उत्पन्न होती है उसको अपन क्या कहते हैं? राजपूत कहते हैं। उसके बाद कर्नल टोड ने यह भी कहा था कि जो विदेशी थे उनमें अधिकांश शक और सीतियन थे। क्रुक और कनिंगम ने कहा कि राजपूत कुषाणों की संतानें हैं। और V.A. स्मिथ ने कहा था कि राजपूत होणों की संतानें हैं। बताओ राजपूत किसकी संतानें हैं? होणों की। ये राजपूतों का जो विदेशियों का से उत्पत्ति के संबंध में सिद्धांत था, बताओ सबको क्लियर है क्या? सबको क्लियर होना चाहिए। कमेंट करके बताएं जल्दी से, सबको तैयार है क्या? तो ध्यान रखिएगा, सबको ये सिद्धांत याद होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला सिद्धांत 6 नंबर का, ये जो अपने D.P. चट्टोपाध्याय साहब कहते हैं कि राजपूत जो है ये ना तो विदेशी है, राजपूत जो है वो ना तो विदेशी है और ना ही मिश्रित है। तो ध्यान रखिए, ना ही देशी है, ये तो मिश्रित है। राजपूत ना तो विदेशी है और ना ही देशी है, ये तो एक मिश्रित रूप है। ये तो एक क्या है? मिश्रित रूप है। और राजपूत सामाजिक व आर्थिक उपज जो है वो है। तो ऐसा कथन किसने कहा था? अपना D.P. चट्टोपाध्याय ने। किसने कहा था? D.P. चट्टोपाध्याय ने क्या कहा था? वेरी गुड, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ।
जो 7 नंबर क्वेश्चन है वो सिद्धांत है अग्निकुंड का सिद्धांत है, और अग्निकुंड का जो सिद्धांत है उसके अनुसार राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो राजपूतों की उत्पत्ति बताओ किससे होती है? राजपूतों की उत्पत्ति वशिष्ठ मुनि जो था, उस वशिष्ठ मुनि ने एक आबू पर्वत पर अग्निकुंड यज्ञ किया था, उससे 4 संतानें प्राप्त हुई थी, और 4 जो संतानें थी कौन कौन सी थी? प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चैमान और चौहान। ये अपना अग्निकुंड का सिद्धांत था, और अग्निकुंड का जो सिद्धांत था उस अग्निकुंड सिद्धांत का प्रतिपादन किया था चंद्रबरदाई ने, और जो चंद्रबरदाई है, चंद्रबरदाई ने ग्रंथ लिखा था पृथ्वीराज रासो, और पृथ्वीराज जो रासो है वो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की रचना पूर्ण किसने की थी? जलहण ने की थी। और इस रचना का उदारक है, उदारक का अर्थ होता है इस रचना को प्रसिद्ध करने वाला। जो प्रसिद्ध करने वाला जो होता है, वो प्रसिद्ध करने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था कर्नल जेम्स टॉड। ये है अपने राजस्थान की राजपूतों की उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांत। यहां तक आप सब विद्यार्थियों को आशा करता हूं पूरी तरीके से समझ में आया होगा, और जितना भी मसाला पड़ा है परीक्षा के लिए अत्यंत ही उपयोगी मैटर है। वेरी गुड, सभी विद्यार्थियों के कमेंट है यस सर, सबको क्लियर है, पूरी हिस्ट्री क्लियर होगी। जिस प्रकार आप जो है पूरा बोर्ड पर ध्यान लगाकर पढ़ेंगे तो पूरी हिस्ट्री आपकी क्लियर हो जाएगी। देखिएगा यहां तक का जो मैटर था वो अपना इतिहास का सामान्य परिचय था। इतिहास का बताओ क्या था? सामान्य परिचय था, और इतिहास का सामान्य परिचय यहां पर अब होता है समाप्त। और अपना अगला जो टॉपिक रहने वाला है वो अगला टॉपिक अपना अब एक एक राजवंश के बारे में अपन चर्चा करेंगे। मैंने आपको 19 रियासतें लिखाई थी, 3 ठिकाने और 1 चीफ कमिश्नर लिखाया था। उन एक एक के बारे में अपन चर्चा करेंगे, और एक एक के बारे में अपन चर्चा करते हैं तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं मेवाड़ राज्य का इतिहास। इससे पहले जो भी पढ़ा सब आपको दिमाग में सेव हो जाना चाहिए, दोबारा से रिवीजन करिएगा। और अब अपना जो विधिवत इतिहास शुरू होता है उसमें पहला बिंदु अपना हेडिंग रहने वाला है मेवाड़ राज्य का इतिहास। बताओ कौन से राज्य का इतिहास है? मेवाड़ राज्य का इतिहास, यानी इतिहास की विधिवत शुरुआत होती है। अब तक के जो भी बिंदु पढ़े वहां से भी आपकी परीक्षाओं में प्रश्न पुटअप होंगे, और वहां से भी प्रश्न पुटअप होंगे ही होंगे। साथ के साथ महत्वपूर्ण तथ्य बड़े थे, सारे ध्यान रखना। उत्पत्ति के सिद्धांत का तो विशेष ध्यान रखना, और एक कर्नल जेम्स टॉड का भी विशेष ध्यान रखना। अब देखना, सबसे पहले अपना जो इतिहास शुरू होने वाला है वो इतिहास अपना शुरू होता है मेवाड़ राज्य का इतिहास। और मेवाड़ राज्य का जो इतिहास है इसमें देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले तो अपन देखते हैं कि मेवाड़ राज्य है क्या, वो भी मेवाड़ जो राज्य है वो है क्या, मेवाड़ का प्राचीन नाम क्या है, मेवाड़ जो है कहां से आया, कौन सा क्षेत्र जो है मेवाड़ क्षेत्र कहलाता है, उसके बारे में अपन शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, माना कि ये मेवाड़ राज्य है, माना कि ये कौन सा राज्य है? मेवाड़। ये नक्शा माना कि ऐसा नक्शा है, और ये नक्शा अपने कौन से राज्य का है? मेवाड़ राज्य का। तो अब देखना, ये मेवाड़ राज्य है, इस मेवाड़ राज्य का आपसे पूछा जाएगा प्राचीन नाम। उस मेवाड़ राज्य का क्या पूछा जाएगा? प्राचीन नाम। तो ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि मेवाड़ राज्य को महाभारत काल में, पहले इसका सामान्य परिचय देखते हैं। जो मेवाड़ राज्य है, इस मेवाड़ राज्य को महाभारत काल में क्या कहा जाता है? तो मेवाड़ राज्य को महाभारत काल में क्या कहा जाता था? महाभारत काल में इसे कहा जाता था सीवी जनपद। बताओ कौन सा जनपद है? सीवी जनपद कहा जाता था। महाभारत काल में ये अपना हो गया सीवी जनपद। और आप सबको पता है कि महाभारत काल में जो राज्य बंटे हुए होते थे वो जनपदों में बंटे हुए थे। वो क्या किस में बंटे हुए थे? जनपदों में भी बंटे हुए थे। अब देखना,
जो भी जनपद होता था उसकी राजधानी होती। जैसे मत्स्य जनपद, राजधानी कौन सी थी? विराटनगर, बेराट। जब सभ्यता पढ़ेंगे तब और पढ़ेंगे। लेकिन सीवी जनपद की जो राजधानी थी वो राजधानी थी मध्यमिका। बताओ, सीवी जनपद की जो राजधानी थी, वो सीवी जनपद की जो राजधानी है, ये सीवी जनपद की राजधानी है मध्यमिका। मध्यमिका को ही अपन कहते हैं नगरी। और ये जो मध्यमिका या जो नगरी है, ये पड़ती कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। बताओ कहां पर पड़ती है? चित्तौड़गढ़। एक तो मेवाड़ का प्राचीन नाम महाभारत काल में क्या हो गया? सीवी जनपद हो गया। इस सीवी जनपद की जो राजधानी थी वो मध्यमिका। मध्यमिका को नगरी कहते। और नगरी बताओ जो कहां पर है? वो जो नगरी पड़ती है वो पड़ती है चित्तौड़गढ़ में। बताओ नगरी कहां पर पड़ती है? चित्तौड़गढ़ में पड़ती है। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है, मध्यमिका नगरी किसकी राजधानी थी? सीवी, चित्तौड़गढ़। एक और प्राचीन नाम, इसी का प्राचीन नाम मिलता है मेदपाट। बताओ कौन सा पाट है? मेदपाट है। और ये मेदपाट ध्यान रखना संस्कृत भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का। ये भी अपना प्राचीन नाम हो गया। एक इसका प्राचीन नाम मिलता है प्रागवाट। बताओ मेवाड़ का प्राचीन नाम कौन सा वाट हो गया? प्रागवाट। एक इसका प्राचीन नाम मिलता है उदसर। बताओ इसका प्राचीन नाम जो है उसका नाम क्या मिलता है? उदसर। एक इसका प्राचीन नाम मिलता है मेदांता। इसी का प्राचीन नाम बताओ क्या मिलता है? मेदांता मिलता है। तो ये सारे के सारे मेवाड़ राज्य के कौन से नाम हो जाएंगे? प्राचीन नाम हो जाएंगे। मेवाड़ राज्य का पहला प्राचीन नाम, महाभारत जो काल है वो महाभारत काल जो है वो सीवी जनपद में है। महाभारत काल में इसे सीवी जनपद कहते। सीवी जनपद की जो राजधानी थी वो थी मध्यमिका। मध्यमिका बताओ कहां पर पड़ती है? नगरी। और नगरी बताओ किसकी राजधानी थी? चित्तौड़गढ़। मेदपाट संस्कृत भाषा का शब्द है। और इस प्रागवाट, उदसर और मेदांता, प्रागवाट, उदसर और मेदांता, ये सारे के सारे बताओ किसके प्राचीन नाम है? मेवाड़ राज्य के क्या है? प्राचीन नाम है। ये भी अपने को क्या रखने हैं? ध्यान रखने हैं। उसके बाद देखना, प्राचीन नाम ध्यान हो गए। इसके बाद इसे मेवाड़ क्यों कहा जाता है? ध्यान रखना, इस क्षेत्र में मेर जाति की अधिकता होने के कारण, मेर जाति की अधिकता होने के कारण इसे मेवाड़ कहा जाता है। इसे बताओ क्या कहा जाता है? इसे मेवाड़ कहा जाता है। यह भी अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना। यानी इस क्षेत्र में मेर जाति की अधिकता थी, इस कारण जो है इसे क्या कहा जाता है? मेवाड़। अब देखना वर्तमान में मेवाड़ में जिले कौन कौन से आते हैं, तो यह भी अपने को ध्यान रखना। वर्तमान में मेवाड़ क्षेत्र, वर्तमान में कौन कौन सा जो क्षेत्र है वो मेवाड़ में आता है। तो एक तो ध्यान रखना अपना आ जाएगा उदयपुर। एक तो कौन सा आ जाएगा? एक तो अपना आ जाएगा उदयपुर। नंबर 2 पर ध्यान रखना, अगर मेवाड़ क्षेत्र में पूछा जाए तो नंबर 2 में आएगा चित्तौड़गढ़। बताओ नंबर 2 में कौन आएगा? चित्तौड़गढ़। नंबर 3 में ध्यान रखना, अगर पूछा जाए तो राजसमंद। नंबर 3 में बताओ जिला कौन सा आ जाएगा? राजसमंद। और नंबर 4 में ध्यान रखना जिला कौन सा वाड़ा हो जाएगा? भीलवाड़ा। और 5वां प्रतापगढ़। लेकिन ध्यान रखना प्रतापगढ़ पूरा नहीं है, प्रतापगढ़ है आंशिक। प्रतापगढ़ कौन सा है? आंशिक। ये जो है मेवाड़ की जो है कुल प्रमुख वर्तमान जिले हैं। मेवाड़ के वर्तमान प्रमुख क्या माने जाते हैं? जिले माने जाते हैं। मेवाड़ राज्य का इतिहास अपन ने शुरू किया है। और मेवाड़ राज्य का जो इतिहास है, इस मेवाड़ राज्य के इतिहास में अपने को ध्यान रखना है कि जो मेवाड़ राज्य का इतिहास है, इस मेवाड़ को महाभारत काल में, मेवाड़ जो है वो महाभारत काल में सीवी जनपद कहलाता। इस सीवी जनपद की राजधानी क्या है? सीवी जनपद की राजधानी मध्यमिका नगरी चित्तौड़ में चलती है। इसी मेवाड़ का एक अन्य नाम मेदपाट था, प्रागवाट था, उदसर था, मेदांता था। इसको मेवाड़ क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस क्षेत्र में मेर जाति की अधिकता होने के कारण
इस क्षेत्र को बताओ क्या कहा जाता है? इस क्षेत्र को मेवाड़ कहा जाता है। और वर्तमान में उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद, भीलवाड़ा और प्रतापगढ़ का आंशिक भाग जो है वो मेवाड़ में आता है। ये तो है अपना मेवाड़ का प्राचीन नाम और मेवाड़ जो राज्य है उस मेवाड़ राज्य का सामान्य परिचय। इस मेवाड़ राज्य के बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे अपनी अगली क्लास में। आज जो पढ़ाया है सभी विद्यार्थी रिवीजन करें, अच्छे से आप सभी विद्यार्थियों को समझ में आया होगा। और फिर से इस वीडियो को दोबारा से देखते रहें। नोट्स बनाने के लिए इस वीडियो की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। वीडियो को बार बार देख करके इस राजस्थान का जो है वो राजस्थान का इतिहास अपन सीडी दर सीडी आगे बढ़ेंगे और विस्तृत रूप से पूरी व्याख्या सहित पूरे आराम से राजस्थान का इतिहास पढ़ेंगे। अब फिर से मेवाड़ राज्य के इतिहास के साथ अपन मिलेंगे कल। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।